इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगर हम सीडीएस और एनडीए की बात करें तो हमें काफी लिमिटेड पढ़ना पड़ता है। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स का जो एक पार्ट है वो आप लोग ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ज्योग्राफी के कौन कौन से चैप्टर थे आपके? ज्योग्राफी के आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर था वो हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर हो गया, और भी एक दो छोटे मोटे चैप्टर्स थे, वो ज्योग्राफी के भी पार्ट आते हैं। सॉरी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों में कॉमन आते हैं। तो पहला फेज वो हो चुका था। दूसरा आज मैं पढ़ाऊंगा जिसमें आपको सारी की सारी बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो होंगे, बेसिक आपके कंसेप्ट्स होंगे, और बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझने के लिए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके करंट अफेयर्स के साथ कपल्ड होके आ जाते हैं। ठीक है। हमें क्या होता है कि उस टाइम पे उन टर्मिनोलॉजीज का, उन टर्म्स का मतलब नहीं पता होता है, तो हम भाई क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं, लेट अलोन सॉल्व इट। तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इवन गैस करने के लिए जरूरी होता है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर लें। आज हम इकोनॉमिक्स का वही पार्ट करेंगे जिससे कि आप सीडीएस और एनडी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आप अच्छे से कर पाए। लेकिन आप में से या फिर जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स होते हैं कई बार ये सोचते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो अगेन हमें सीएससी लेवल का पढ़ना है। सीएससी लेवल का पढ़ोगे, हाँ कंटेंट है, बहुत कंटेंट है, कितना ज्यादा करोगे, नहीं कर पाओगे, मुश्किल आ जाएगी। ठीक है। दैट इज फॉर वो सीएससी वालों के लिए छोड़ो। हम यूपीएससी, सीडीएस और एनडीए का कर रहे हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। सर। ओके, चलिए। यस सर। सबसे पहले समझते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है। A social science concerned chiefly with description and analysis of the production, distribution and consumptions of goods and services। एक ऐसी सोशल साइंस जो बेसिकली प्रोडक्शन, जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए, उनके डिस्ट्रीब्यूशन का, उनका कंजप्शन कैसे होता है, गुड्स का, सर्विसेज का, ये सारी चीजें उसके परव्यू में आती हैं। इसे ही इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र बोलते हैं। बेसिकली जो क्या बोलते हैं मनी है, ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जो नापते हैं, जांचते हैं। ये जनरली गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं और बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये अपने सर्वे करके, रिसर्च करके, जो भी इनके पास डेटा आता है उस डेटा के हिसाब से उन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के पैरामीटर पे उस कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम से। तो सबसे पहले टर्म आता है कैपिटलिज्म। आपने जनरली कई बार सुना होगा ये जो आंदोलनकर्ता होते हैं कि भाई कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा। तो देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ उसके साथ साथ कैपिटलिज्म जो है वो इमर्ज होने लगा, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वेयर बिजनेस ओनर्स ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टूल्स, वर्कर्स एंड रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मार्केट कंजप्शन एंड अर्न प्रॉफिट। सिंपल सा ऐसे समझ लीजिए कि किसी बिजनेस ओनर ने एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री में उसने मशीनरी भी लगाई, अपना पैसा लगाया, रिसोर्सेज लगाए, वर्कर्स को भी लेके आए, वर्कर्स को पैसा दिया जा रहा है उनके काम के बदले में, रॉ मटेरियल है वो भी फैक्ट्री ओनर या फिर जो भी लोग हैं वो ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उसके बाद एंड प्रोडक्ट या गुड्स जो हो रहे हैं उनको फिर वो मार्केट भी भेज रहे हैं कंजप्शन के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है। तो ये बेसिकली इसको कैपिटलिज्म कहते हैं। सप्लाई एंड डिमांड सेट प्राइसेस इन मार्केट्स इन अ वे दैट कैन सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पर सप्लाई और डिमांड तो पूरा खेल खेल चलता है, उसके हिसाब से ही प्राइसेस डिटरमाइन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आज एकदम से पूरे देश में जैसे उस टाइम पे हुआ था ना, कोविड के टाइम पे हुआ था कि भाई पहले लोग जनरली क्या कहते हैं, उसमें भूल भी गया यार, वो जो हाथ में लगाते हैं हम लोग, सैनिटाइजर। ठीक है। पहले हम लोग सैनिटाइजर बहुत कम यूज किया करते थे। ठीक है। और मैक्सिमम लोगों को तो पता भी नहीं था कि भाई सैनिटाइजर होता क्या है। लेकिन कोविड की वजह से उसकी जो डिमांड है वो एकदम पीक पे पहुंच गई। फिर घर घर सैनिटाइजर का मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। ठीक है। उससे पहले सैनिटाइजर मैं आपको सच बताऊं तो 2015 में आई वाज इंट्रोड्यूस टू सैनिटाइजर। मेरा एक दोस्त था, वो थोड़ा पॉश टाइप का था, तो उसके बैग में सैनिटाइजर का जो मुझे याद है लाइफ बॉय का पूरा एक छोटा सा पैक पड़ा रहता था। तो हम लोग कोई इंडस्ट्रियल विजिट पे गए थे तो वो भी गया था, तो उसका आज बैग खोल के देख रहे थे तो वो मिला। तो उसको हाथों में लगाने वाला ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा था।
तो बस सुबह से हाथों में लगा के मजे ले रहे थे। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सैनिटाइजर। लेकिन अभी आफ्टर यू नो आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद 2020 में हर घर में सैनिटाइजर को पता। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है। फिर आता सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद टाइप से। तो सोशलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव प्रोडक्शन इकोनॉमी, साथ मिलके। इकोनॉमिक सोशलिज्म का मतलब होता है कि सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वेयर देयर इज अ लिमिटेड और हाइब्रिड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो, पहले क्या होता था कि भाई अगर आपको 90 से पहले की बात बता रहा हूँ, बजाज का अगर आपको स्कूटर भी चाहिए ना, तो भाई उसके लिए 2 साल की 1 साल की जो है वो वेटिंग चलती थी। अगर आपको एलपीजी सिलेंडर चाहिए तो उसके लिए भी मंथ्स की वेटिंग चलती थी। अब ये बजाज के स्कूटर को लेके 2 साल की वेटिंग इसीलिए थी क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था जहां पर लिमिटेड और हाइब्रिड प्राइवेट ओनरशिप हुआ करती थी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। गवर्नमेंट की तरफ से बताया था कि भाई आपको दिन के 2 स्कूटर ही मैन्युफैक्चर करने हैं। तो आपके पास मीन्स ज्यादा है लेकिन आप दिन के 2 स्कूटर ही मैन्युफैक्चर करोगे। पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो फिर भाई 2 स्कूटर दिन के जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपका नंबर 2 या 3 साल बाद आएगा। और यही चीज बहुत सारी चीजों के साथ में हुआ करती थी। ठीक है। इस सिस्टम में प्राइसेस होते हैं, प्रॉफिट्स होती हैं, जो लॉसेस होते हैं आर नॉट डिटरमाइनिंग फैक्टर्स यूज्ड टू एस्टेब्लिश हु इंगेजेस इन द प्रोडक्शन, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। कि मतलब प्राइसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, ये डिटरमाइनिंग फैक्टर्स नहीं होते कि भाई प्रोडक्शन कौन कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, इन सबसे लेने देने नहीं। दो करने हैं भाई, डिमांड भले ही ज्यादा बनी रहने दो, दो ही करने हैं, सरकार ने दो का आदेश दे रखा है। ठीक है। तो ये सोशलिज्म टाइप का रहता है, इसमें गवर्नमेंट का काफी ज्यादा कंट्रोल रहता है। और फिर उसके बाद आता है कम्युनिज्म। तो ये सबसे बर्बाद चीज होती है। कम्युनिज्म होल्ड्स दैट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इज सेंट्रलाइज्ड थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड सेंट्रल प्लानर्स विद कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी कोई फैक्ट्री नहीं होगी, आप कोई बिजनेस नहीं चला सकते, जो चलाना है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड सेंट्रल प्लानर से चलाएंगे। ठीक है। कॉमन ओनरशिप रहेगी प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की। तो एक सिनेरियो में आपको देता हूं कि एक तरफ आपने फैक्ट्री बनाई, आपका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, आपको साल में 1 साल में आपको मान लीजिए 50 लाख मिले। अगले साल आपने प्रोडक्शन बढ़ाया, फैक्ट्री एक्सपेंड की, आपको 60 लाख मिले, और ऐसे बढ़ता चला गया। ये कैपिटलिज्म वाला है। लेकिन कम्युनिज्म में क्या है कि भाई ये फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में पहली साल में 50 लाख का प्रॉफिट हुआ। गवर्नमेंट ने देखा और गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने इसको एक तरीके से अपने अंडर में ले लिया। और आपको जो है, आपको एक तरह से मिलने लगी तनख्वाह कि भाई चाहे 50 लाख प्रोड्यूस हो, चाहे 60 लाख हो, चाहे 70 लाख हो साल का, आपको जो है वो महीने की 1 लाख की तनख्वाह मिल जाएगी। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर बंदा अगर 50 लाख कमा रहा है तो काफी प्रॉफिट उसके पास जा रहा है, 60 कमा रहा है तो प्रॉफिट, 70 कमा रहा है तो प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर 50 60 70 कितना भी कमाए, प्रॉफिट आपको तनख्वाह एक ही बराबर मिलनी है। तो क्या इस फॉर्म में आपको काम करने का मोटिवेशन रहेगा? हाँ या ना? नो सर। नो। नो है सर। ना? तो यहाँ पर काम करने का मोटिवेशन नहीं रहेगा। क्यों? सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है, कॉमन ओनरशिप है सबकी, प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आपको कुछ मोटिवेशन नहीं मिलेगा। इसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कम्युनिज्म के अंडर में आके बर्बाद हो चुकी हैं, जैसे कि कुछ कुछ हम कह सकते हैं श्रीलंका। फिर अब आती है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, समझना जरूरी है। सबसे पहला आता है टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स का। Microeconomics studies how individual consumers and firms make decision to allocate resources। ठीक है। चाहे वो एक सिंगल पर्सन हो, कोई घर हो, कोई बिजनेस हो, इकोनॉमिस्ट में एनालाइज हाउ दिस एंटिटीज रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन प्राइस। जो कीमतों में बढ़ोतरी होती है उसको लेके इनका क्या रिस्पॉन्स रहता है, एंड व्हाई दे डिमांड व्हाट दे डू एट पर्टिकुलर प्राइस लेवल। किस स्पेसिफिक प्राइस पे उनकी क्या डिमांड रहती है, कैसे रहती है, ये सब स्टडी रहती है इसमें। फर्दर जो डायनेमिक्स होते हैं आपके सप्लाई और डिमांड के, किस कीमत पे चीजों को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, लेबर को कैसे डिवाइड करना है, एलोकेट करना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये सब चीजें पढ़ती है कि बिजनेसेस वगैरह को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और इंडिविजुअल्स कैसे अपनी डिसीजन मेकिंग इनहेंस करते हैं, या फिर अनसर्टेन जो फैक्टर्स आते हैं, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस बनती हैं, उनके साथ में कैसे डील करते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स।
फर्दर नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये वो ब्रांच इकोनॉमिक्स की जो बिहेवियर और परफॉर्मेंस टोटल इकोनॉमी का देखता है। यहाँ पर एंटिटीज और इंडिविजुअल्स की वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर ये एंटिटीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इन सबका जब बेसिक अलग अलग बिहेवियर देखा जाता है तब होता है माइक्रो। लेकिन इन सबका कंबाइंड देखा जाता है, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका प्राइमरी फोकस होता है रिकरेंट इकोनॉमिक साइकिल्स का। ठीक है, और जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, इस सब पे फोकस रहता है। इसके साथ साथ फॉरेन ट्रेड, गवर्नमेंट फिस्कल, मॉनेटरी पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ग्रोथ ऑफ टोटल प्रोडक्शन आउटपुट, बिजनेस साइकिल्स, जिसमें मार्केट में एक्सपेंशन आता है, बूम आता है, रिसेशंस होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो फर्दर फिर आता है कि टाइप ऑफ सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। मैंने क्वेश्चन भी कराया था अभी ज्योग्राफी का, जो बायो ज्योग्राफी का आपका इकोनॉमिक्स इकोनो ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन था, कि भाई उसमें मैंने आपसे पूछा था कि ब्लू कॉलर वर्कर्स और रेड कॉलर वर्कर्स मैंने पूछा था, तो ये इससे एसोसिएटेड है। तो सेक्टर्स की बात की गई इकोनॉमी में, सेक्टर क्या होते हैं? सेक्टर इज वन ऑफ द फ्यू जनरल सेगमेंट्स इन इकोनॉमी जिसमें एक लार्ज ग्रुप कंपनीज का कैटेगराइज किया जा सकता है। इकोनॉमी को आप अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो, उसमें हमें पता चलता है कि किस तरह की बिजनेस एक्टिविटी उस सेक्टर में उस इकोनॉमी के अंडर के तहत कंडक्ट की जा रही है। जैसे सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर। ये बेसिकली डील करता है एक्सट्रैक्शन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इनकी मैक्सिमम जो डायरेक्ट डीलिंग होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में होती है। इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी आते हैं, जैसे कि फिश, कूल और विंड पावर। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, डायरेक्ट डीलिंग इनके साथ में हो रही है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी आते हैं इसमें, ऑयल एक्सट्रैक्शन, माइनिंग और कोल वगैरह। डेवलपिंग इकोनॉमिक्स जैसे कि इंडिया, यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर्स जो होते हैं उनका शेयर बहुत बड़ा होता है एम्प्लॉयमेंट को लेके, जैसे कि एग्रीकल्चर और माइनिंग वगैरह। ठीक है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जाती है, नेशन का ग्रोथ होता जाता है, तो इस सेक्टर में जो है वो डिक्लाइन होता जाता है। फिर सेकंड सेक्टर आता है, वो आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। इसमें ये इंटरमीडिएट सेक्टर कह रहे जाते हैं इसे। ठीक है, इसमें बेसिकली जो गुड्स वगैरह होते हैं उनको बनाया जाता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग आ गया। इसमें एल्यूमिनियम मिला, आपको एल्यूमिनियम से कार्स बनाई। कंस्ट्रक्शन को ले लो, इसमें घर बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं ईंटों से, सीमेंट से। यूटिलिटीज में आ जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, गैस, टेलीफोन्स वगैरह। ठीक है, तो इस सेक्टर में वो इंडस्ट्रीज आती हैं जो फिनिश्ड गुड के प्रोडक्शन से डील करती हैं। रॉ मटेरियल से डायरेक्ट जो फिनिश्ड गुड मिलते हैं उनसे डील करता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, इसमें मैक्सिमम आपके ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं और रेड कॉलर वर्कर आपके होते हैं प्राइमरी सेक्टर में। अब नेक्स्ट आता है आपका टर्शरी सेक्टर। यहां से वी कैन से दैट समवॉट व्हाइट कॉलर जॉब स्टार्ट। ये सर्विस सेक्टर होता है। ये कंसर्न करता है इनटेंजिबल एक्सपेक्ट ऑफ ऑफरिंग सर्विसेज टू कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। इनटेंजिबल क्यों कहा गया है, कोई बता सकता है? नहीं, टेंजिबल इंटेंजिबल पता है ना। टेंजिबल वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनटेंजिबल चीजें वो होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। तो सर्विसेज को आप छू नहीं सकते, आप उनको फील कर सकते हैं। तो जो कंज्यूमर्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनके साथ में किस तरह की सर्विसेज ऑफर की जा रही है, इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। रिटेलर्स, एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल कंपनीज, ये सब इस सेक्टर का पार्ट होती है। फिर क्वार्टरनरीज या फिर नॉलेज सेक्टर होता है। ये इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स के साथ में डील करता है, इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट हो गया, बिजनेस हो गया, कंसल्टिंग सर्विसेज, एजुकेशन वगैरह, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये वो प्रोसेस है जिसमें जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इनोवेट करते हैं चीजों को, ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हो रहा है उसको बेटर कर सके, या फिर जो भी आपकी इकोनॉमी में क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है इंडिविजुअल्स को, लोग, कंपनीज वगैरह को, उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, इस विदाउट दिस ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुड बी स्लो और नॉन एग्जिस्टेंट। फिर लास्ट में आता है क्यूनरी सेक्टर। ये वो सेक्टर होता है जहां पे टॉप लेवल डिसीजंस बनाए जाते हैं। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट भी आती है जो लेजिस्लेशन वगैरह पास करते हैं, और टॉप डिसीजन मेकर आते हैं इसमें इंडस्ट्री के, कॉमर्स के, एजुकेशन सेक्टर के, ये सब इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन जो है वो हम इंडिया का देखते हैं कि भाई सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन जो है वो इन सेक्टर्स का कितना रहा है। ठीक है, तो देखो, इंडिया में प्राइमरी क्या बोलते हैं, हाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स होते हैं।
तकरीबन 21%, 24% और 53% का जो है इनका पार्ट रहता है। सर्विसेज सेक्टर जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है। ये तकरीबन 53.89 बनाता है इंडिया का टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो वर्ल्ड के एवरेज से ज्यादा है, दैट इज अराउंड 6.4%। और जो इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर है उनका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड के एवरेज से कम है, दैट इज 30% फॉर द इंडस्ट्री सेक्टर एंड 63% फॉर द सर्विसेज सेक्टर। अब ओनरशिप के टर्म में हम सेक्टर्स को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपका पब्लिक सेक्टर। इसमें गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। जो भी एसेट्स हैं वो सब गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और गवर्नमेंट ही सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, ये पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल है। ठीक है, गवर्नमेंट ही सारी रेलवेज को ओन करती है और वही सारी प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इस सेक्टर का पर्पस सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता। ठीक है, गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। कई बार गवर्नमेंट जो है इसमें लॉस में भी चलती है, तो गवर्नमेंट उस क्या करती है, टैक्सेस वगैरह बढ़ा देती है ताकि उसकी भरपाई की जा सके जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही है। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर। इसमें ओनरशिप जो एसेट्स की या डिलीवरी सर्विसेज की रहती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज के हाथ में रहती है, लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब प्राइवेटली ओन्ड है। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो इनका पेट्रोल पंप हो चाहे दूसरी चीजें हो, ये प्राइवेट एंटिटीज के हाथ में है। ठीक है, इनका मैक्सिमम मोटिव क्या रहता है, टू अर्न प्रॉफिट्स। फिर वर्क कंडीशन के बेसिस पे देखा जाए, काम करने के आधार पे लेके देखा जाए, तो सबसे पहला आता है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर। इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आपकी फिक्स रहती हैं, रेगुलर रहती हैं और एम्प्लॉयज को वर्क मिलता है, सोशल सिक्योरिटी और बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं। ये वो सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट के साथ में ऑर्गेनाइज तो रजिस्टर्ड रहता है और बहुत सारे एक्ट्स वगैरह जो होते हैं एंटरप्राइजेस पे, कंपनीज पर लागू होते हैं। ये आपको एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी काफी हद तक प्रोवाइड करता है। सेकंड इज अनऑर्गेनाइज्ड। ये बेसिकली होम बेस्ड वर्कर होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होते हैं या फिर दिहाड़ी मजदूर जिन्हें डेली वेज वर्कर कहा जाता है, वो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट होते हैं। तो इसमें जो वर्कर होते हैं वो किसी एक्ट वगैरह के अंडर में नहीं आते। ठीक है, जनरली कुछ वेलफेयर स्कीम्स वगैरह आती हैं जिसमें अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह ये सब होते हैं, उसके अंडर में ये लोग आते हैं। इस सेक्टर में लो इनकम्स होती हैं, अनस्टेबल और इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है, लैक ऑफ प्रोटेक्शन होती है, लेजिस्लेशन और ट्रेड यूनियंस से भी इनको ज्यादा फर्क फायदा नहीं पड़ता है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बेसिकली इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर्ड फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर। मतलब अगर हम 2014 के कंपैरिजन में देख रहे हैं 2015 को, ठीक है, हमने मई 2014 और मई 2015 एक साल के अंतर को देखा है, तो भाई जो प्रोडक्शन हुआ है इकोनॉमिक्स गुड्स का, सर्विसेज का, वो एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड के अंदर कितना बढ़ा है, वही हम जांचते हैं, नापते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। इसको हम दो टर्म्स में देखते हैं, एक तो होता है नॉमिनल और दूसरा होता है रियल। रियल नॉमिनल ऐसा रहेगा कि नॉमिनल होता है आपका एब्सोल्यूट। ठीक है, इस साल मान लीजिए टोटल मिला के 5 रुपए की खरीदारी हुई और यहाँ पर जो चीज है वो 6 रुपए की खरीदारी हुई, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन हुआ, तो हम ऐसे नाप रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है कि आपका महंगाई की दर के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से चीजें बढ़ती है। हो सकता है यहाँ पर जो 6 रुपए है और ये 5 रुपए दोनों इक्वली रहेंगे, क्यों? क्योंकि साल में 1 रुपए इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ी है 1 रुपए की। तो जो चीज आपकी एक साल पहले 5 रुपए की मिल रही थी, उसी चीज की वैल्यू आज 6 रुपए है। तो तब के 5 और आज के 6 क्या है, बराबर हो गए। तो ट्रेडिशनली एग्रीगेट इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस domestic product, although alternative matrices are somewhat sometimes used। ठीक है, इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, अब sir. भाई वेज टू जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को जनरेट करने के कौन कौन से तरीके हैं? तो सबसे पहला है टू इंक्रीज इन एन अमाउंट ऑफ फिजिकल कैपिटल गुड्स इन द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में जो फिजिकल कैपिटल गुड्स होते हैं उनको बढ़ावा देना। दूसरा मेथड ये रहता है ऑफ प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इज टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट।
अगर आप टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दोगे, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट बढ़ाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़ेगी। तीसरा, सॉरी हाँ, सेकंड ही है ये, जो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी होती है वो वर्कर्स को ज्यादा आउटपुट देने के लिए मोटिवेट करती है। गुड्स बराबर रहेगा, लेकिन उनको कुछ इस तरीके से उन लोगों ने कंबाइन किया है, इस तरीके से मशीन्स के साथ में चला रहे हैं कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव है ना। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सीएनसी मशीन्स, मैकेनिकल इंजन वाले जानते होंगे। सीएनसी मशीन्स पहले हैंड से चलती थी, हाथ से उनको घुमाना पड़ता था, जैसे लीवर टाइप का होता था, और हाथ से घुमाना पड़ता था। तो काफी टाइम लगता था कैलिब्रेशन में, ये करने में, वो करने में। लेकिन जब से ऑटोमेटिक सीएनसी मशीन्स आई हैं, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है। मैंने भी इसकी ट्रेनिंग की थी, 15 दिन के लिए इंदौर में गया था, इंडो जर्मन टोल रूम में। तो वहां पर पूरी ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग में आपको कुछ नहीं करना होता। एक डाइस टाइप का लगा होता है, उसमें अलग अलग टूल्स होते हैं। आपको कैलिब्रेट करके बस उस जो भी आपका ब्लॉक है, आपने मेटल को ब्लॉक डाल दिया, आपने प्रोग्रामिंग में सारी चीजें डाल दी, और ऑटोमेटिकली 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर जो है उसकी शेयरिंग टीयरिंग सब कुछ होके फिनिशिंग करके आपको स्पेसिफिक वो जो टूल है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि भाई आपका आउटपुट बढ़ गया तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। एक नट या बोल्ट बनाने में जहां आपको 1 घंटा लग रहा था, वो अब 1 मिनट में हो रहा है कंप्लीट। तो एक एग्जांपल इसका देख लो, द इन्वेंशन एंड यूज ऑफ पेट्रोलियम बिकम अ बेटर एंड मोर प्रोडक्टिव मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइनल गुड्स मोर एफिशिएंटली। ठीक है। और तीसरी तरीका है भाई आपका, तो जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ इज टू ग्रो द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स को आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे, उनको जितना ज्यादा स्किल करोगे, उतना ज्यादा ही आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी। और लास्ट मेथड है आपका ह्यूमन कैपिटल बढ़ाना। मतलब इनकी स्किल के साथ साथ जो उनकी क्राफ्ट्स वगैरह हैं उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है। उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी स्किल्स, ट्रेनिंग, ट्रायल और एरर, और मतलब कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से उनकी चीजें बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स है जिससे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकता है। अब इसके बाद टर्म आता है दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करेंगे, सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट इन मटेरियल वेलबींग ऑफ सोसाइटी। कि जो आपकी सोसाइटी है, जो समाज है, ओवरऑल उसकी क्वालिटी ऑफ लिविंग में कितना फर्क पड़ रहा है, कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है सस्टेन्ड वे में। तो जो ग्रोथ आपकी नेशनल इनकम में रहती है, ठीक है, उसके अलावा आपके पास पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन आपकी सोसाइटी में कितना चेंज आ रहा है, आपका कल्चर कितना रिफाइन हो रहा है, पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक, जिससे आपकी मटेरियल प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है। इसमें रिसोर्सेज जो सप्लाई किए जा रहे हैं उनमें कैसा चेंज आ रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन में कैसा चेंज आ रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन में क्या साइज में चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, एफिशिएंसी, इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ये सारे बहुत बड़े बड़े वाइडर ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनसे क्या होता है कि हम ये इंश्योर कर सकते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो। इक्विटेबल मतलब समान रूप से बांटा जा सके, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम लोगों को मिले और पॉवर्टी जो है वो कम हो जाए। अब फिर हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जो लॉ है आपका सप्लाई और डिमांड का, ये एक थ्योरी है जो बताती है इंटरेक्शन बिटवीन द सेलर्स ऑफ अ रिसोर्स एंड द बायर्स फॉर दैट रिसोर्स। ठीक है, कि भाई कोई भी इंसान कुछ बेच रहा है और कोई भी इंसान कुछ खरीद रहा है, इनके बीच के इंटरेक्शन को लॉ कंसेप्ट पूरा डिमांड और सप्लाई का कहा गया है। ठीक है। The theory defines the relationship between the price of a given good or product and the willingness of people to either buy or sell it. Generally, as price increases, people are willing to supply more. सिंपल सी बात है, आप लोग अपनी स्कूल की कैंटीन में खड़े हुए हैं, और जो कैंटीन वाला है उसके पास में 10 समोसे हैं। ठीक है, 10 समोसे हैं। अब क्या हुआ कि आप जो है, आपकी क्लास जो है वो 20 लोगों की है, और हर किसी के हाथ में जो है वो 10 रुपए है। तो भाई हर किसी के हाथ में 10 रुपए हैं, और 10 समोसे हैं, 20 के 20 लोग खड़े हुए हैं। तो बताओ कैंटीन वाला, जो समोसे की प्राइस पहले यहाँ 10 रुपए हुआ करती थी, अब उसको कितना कर देगा? बढ़ा देगा। सर 20। 20 कर देगा ना? यस सर। ऑब्वियस सी बात है, 20 लोग खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले 10 लोग थे, ठीक है, शुरू में 10 ही लोग थे। 10 लोग समोसा खरीदना चाह रहे हैं, 10 रुपए रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया 10 लोग और आ गए, उनको भी समोसे के खाने की एकदम से भूख चढ़ाई। तो उसने देखा कि भाई 20 लोग हैं, 20 के हाथ में 10-10 रुपए हैं। तो भाई वो ऑटोमेटिकली पैसे बढ़ा देगा कि भाई जिसके, अब इसमें से हो सकता है कुछ लोगों की जेब में 10 रुपए और हो।
तो वो लोग फिर इसमें इसको समोसे को खरीद सकते हैं। तो जैसे फर्जी वेब सीरीज आई है ना, कई लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि भाई पैसे छापने में दिक्कत क्या है। सरकार चाहे तो पैसे छाप दे, गरीबी दूर कर दे, लेकिन भाई ऐसा फिजिबल है क्या? इससे तो महंगाई बढ़ेगी ना। आपके अब yes, जैसे ये सारे के सारे लोग हैं, ठीक है, 10-10 रुपए थे अभी इनके पास में। अब कोई बाहर वाला इंसान आके इन सब लोगों को 10-10 रुपए और दे दे, अगेन 20 लोग हैं और सबके पास में 20-20 रुपए हैं। और ये जो समोसा 20 रुपए का हो चुका था, अब ये कितने का हो जाएगा? अब इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड भी जो है वो बढ़ चुकी है। तो ये पूरा कंसेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का। ठीक है, अब इसको अगर इंडिविजुअली बांटा जाए, लॉ ऑफ डिमांड को जैसे देखा जाए, तो मतलब स्टेट्स दैट इफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन इक्वल, द हायर द प्राइस ऑफ अ गुड, द फ्यूअर पीपल विल डिमांड दैट गुड। जितना ज्यादा किसी भी चीज की मतलब डिमांड बढ़ती, प्राइस बढ़ती जाएगी, उतने ही कम लोग जो हैं वो उसको खरीदेंगे। The amount of good that buyers purchase at a higher price is less, because as the price of a good goes up, so does the opportunity cost of buying that good. अब दूसरा सिनेरियो की बात करते हैं हम, जैसे कि मैं भी फ्लैट सर्चिंग कर रहा था अभी। तो फ्लैट सर्चिंग के दौरान क्या हो रहा था कि भाई मैं जा रहा हूँ तो मुझे बताया जा रहा है कि भाई ये जो फ्लैट है ये 25,000 में है और अनफर्निश्ड है। अगर आपको फर्निश्ड चाहिए 2 BHK तो इट विल बी अबव 35K, 35K से ऊपर रहेगा। अब भाई मेरी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है, मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं 25K या 35K के BHK में अपना एक कोई फ्लैट खरीद सकूं। तो मैं गिव अप कर दूंगा कि भाई नहीं, ठीक है, मुझे थोड़ा सा अपना जो है बजट 15 से लेके 20 के बीच में करना पड़ेगा, मैं इतना ज्यादा नहीं कर सकता, है ना। तो जो अमाउंट ऑफ किसी भी मतलब जो गुड है या सर्विसेज हैं, तो हम लोग इसको खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी प्राइस है हाई, वो धीरे धीरे लोग कम होते जाएंगे। क्योंकि जैसे इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी समझूंगा मैं आपको। मतलब मुझे ये लगेगा, मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे अभी चाहिए फुल बाइक्स, ठीक है, भाई जगह एकदम कूल होनी चाहिए, मजा आना चाहिए, मेरी क्रिएटिविटी एकदम पीक पे होनी चाहिए। लेकिन अगर वो मेरे बजट से ज्यादा जाएगी, 5-7 हजार में तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो भाई 5-7 हजार अगर वो ऊपर जाएगी तो फिर मुझे आएगी दिक्कत है। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब इट इज नॉट वर्थ दैट, उतना वर्थ नहीं लगेगा फिर मुझे, है ना। तो फिर पीपल विल नेचुरली अवॉइड बाइंग अ प्रोडक्ट एंड दैट विल फोर्स देम टू फॉरगो द कंजप्शन ऑफ समथिंग एल्स दे वैल्यू मोर। गॉट इट? yes, sir. चलो, Yes, sir. अब लॉ ऑफ सप्लाई देखते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई डेमोस्ट्रेट द क्वांटिटी सोल्ड एट अ स्पेसिफिक प्राइस, मतलब हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाइड। जितना ज्यादा प्राइस बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा ही क्वांटिटी क्या है, सप्लाई होती जाएगी। मतलब प्रोड्यूसर सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस बिकॉज द हायर सेलिंग प्राइस जस्टिफाइज द हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ईच एडिशनल यूनिट सोल्ड। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको वो फ्लैट चाहिए ही चाहिए, चाहे वो 25 में मिले चाहे वो 35 में मिले, उनके लिए वाइब्स सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, 5-7 हजार रुपए इतने ज्यादा मैटर नहीं करते। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे, उन हायर प्राइसेस को मेंटेन करेंगे या फिर हो सकता है उसको बढ़ा दें, और जनरली जो फ्लैट उनके पहले 20K में जा रहे थे उसको थोड़ा सा रेनोवेशन वगैरह करके वो फिर उनको 25 या 30K में बेच रहे हैं। हायर सेलिंग प्राइस को वो ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ईच एडिशनल यूनिट सोल्ड, उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और लोग जो हैं वो कम खरीद रहे हैं, लेकिन मार्जिन अच्छा खासा है इसमें। सो दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक, अब हम आते हैं नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम का मतलब होता है किसी भी कंट्री के परस्पेक्टिव में हम उसको नापते हैं, सम टोटल ऑफ इनकम्स अर्न्ड बाय द सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ओवर अ ईयर। एक साल के अंदर किसी स्पेसिफिक पीरियड में जो भी सिटीजन उस कंट्री के हैं, वो उनकी कितनी इनकम अर्न हो रही है। इसका मतलब एक सेट ऑफ मेथड्स और प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन और इनकम को मेजर करने के लिए। जनरल वर्ड्स में कहें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किसी भी कंट्री की गिवन टाइम पीरियड में होती है। अलग अलग तरीके होते हैं, इससे हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, जैसे कि जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सारे के सारे मेजर्स हैं। इसके साथ पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम नाम के टर्म्स आते हैं, ये सब अभी मैं आगे समझाऊंगा। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि नेशनल इनकम का मतलब ये नहीं है कि सारी इनकम्स का सम
ठीक है, सारे सिटीजन्स की इनकम का सम नहीं होता, ये बेसिकली उन इनकम्स का सम होता है जो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के बाद में मिलती है। ठीक, तो नेशनल इनकम जो होता है इसकी इक्वेशन भी होती है। ये बेसिकली इनकम और एक्सपेंस होती है किसी भी इकोनॉमी में, और बाकी कैटेगरीज की चीजें होती है, इनको लेके बनाई जाती है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ये कुछ इस तरीके से पूछी जाती है कई बार ये। वाई मतलब नेशनल इनकम, सी मतलब पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो आपका खर्चा हुआ है, आई इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जी होता है आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एक्स होता है नेक्स्ट एक्सपोर्ट, और एम होता है नेट सॉरी इम्पोर्ट। एक्स माइनस एम, ये पूरी इक्वेशन आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करके देती है। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं फिर से। तो सबसे पहले आता है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो भी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट एंटिटीज वगैरह पब्लिश करती हैं, जो भी चेंजेस आते हैं प्रोडक्शन में, फैक्ट्रीज में, माइंस में, यूटिलिटीज वगैरह में, इन सब का जो भी डेटा होता है उस डेटा के हिसाब से कीमतें बढ़ाई जाती हैं। सप्लाई में शॉर्टेजेस आता है, नियर फ्यूचर में इकोनॉमी ढीली पड़ती है या फिर टाइट होती है, ये सब चीजें अभी करंट जो भी आपकी रिपोर्ट्स आ रही है, डेटा आ रहा है, उन सब के ऊपर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा था, मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, इसको इंडस्ट्रियल की जगह एक बार को एग्रीकल्चर कर लेते हैं, कि जो वीट है उसमें जो प्रोडक्शन में है ना, पिछले साल 2022 में उसमें कमी आई थी। मैंने करंट अफेयर्स में बताया था, कोई मुझे बता सकता है कि क्यों कमी आई थी? एनी वन ऑफ सर यू? हीट वेव की वजह से। हम्म, हाँ, हीट वेव। हीट वेव एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। हीट वेव की वजह से, राइजिंग टेम्परेचर की वजह से, और भी एक दो छोटे मोटे रीजन थे, चलो अभी इसी को कंसिडर कर लेते हैं। तो इसकी वजह से वीट की प्रोडक्शन में आई थी कमी, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, गवर्नमेंट ने उनका अनरेगुलेटेड जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वगैरह होता है, वो सब क्या बोलते हैं, बंद कर दिया था, अब नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बेसिस पे फिर क्या हुआ कि आटा जो की प्राइसेस थी, आटे की प्राइसेस बढ़ने लगी थी, और यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, तो उसकी वजह से भाई आपका जो ऑयल की प्राइसेस थी वो भी बढ़ गई थी। ऑयल की प्राइसेस से ऑटोमेटिकली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी आपका महंगा हो गया था। तो इन सब फैक्टर से ही आपका जो है वो मार्केट बिहेव करता है। तो चलो, सबसे पहले आता है आपका एम्प्लॉयमेंट डेटा। शार्प इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इंडिकेट प्रॉस्परस इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी की नौकरी लगेगी तो भाई वो इंसान पैसा कमाएगा, तो वो खर्च भी करेगा। खर्च करेगा तो मतलब मार्केट में पैसा फ्लो होगा। एंड पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्शन में भी इमिनेंट इफ सिग्निफिकेंट डिक्रीजेस अकर। सीधी सी बात है, कोई घर है, घर में अगर सब लोग कमा रहे हैं तो भाई पैसा अच्छा खासा है, सेविंग्स भी होंगी, लेकिन अच्छा खासा स्पेंड किया जाएगा। लोग मूवी देखने भी जाएंगे, वो रेस्टोरेंट भी जाएंगे, वो घूमने फिरने भी जाएंगे, तो पैसा उनकी जेब से निकल के मार्केट में फ्लो करेगा, एंड दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर द मार्केट। ठीक है। दूसरा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बहुत जरूरी है ये। दिस measures the level of retail price changes and the cost that consumers pay and is benchmark for measuring inflation। जो रिटेल में आप प्लीज म्यूट योर माइक, जो रिटेल में आप प्राइस चेंजेस होती हैं, जो आपकी दुकानों पर नॉर्मली जो प्राइस चेंजेस होते हैं उसको इसमें मीजर किया जाता है। कंज्यूमर कितना रुपया दे रहा है, और इन्फ्लेशन यहीं से जांचा जाता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है, एंड इट्स रिलीज कैन इंक्रीज वोलेटिलिटी इन इक्विटी, फिक्स्ड इनकम एंड फॉरेक्स मार्केट। इस तरह की जो चीजें होती हैं इसमें उतार या घटाव वटाव बढ़ाव चढ़ाव इससे होता है। दूसरा आता है ग्रॉस, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। बहुत बार टर्म आपने सुना होगा, जीडीपी कम हो रही है, जीडीपी ज्यादा हो रही है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी वैल्यू होता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग वन ईयर। एक साल के अंदर जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू कितनी है, दैट इज जीडीपी। मतलब इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। जीडीपी कैलकुलेशन इंक्लूड्स इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन अ कंट्री। फॉरेनर्स की जो इनकम है उसको भी काउंट किया जाता है अगर उन्होंने इंडिया में रह के कमाया है तो। लेकिन अगर कोई इंडिया के लोग बाहर जाके कमा रहे हैं तो उनकी इनकम इसमें शामिल नहीं की जाएगी। नेक्स्ट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपी। एनडीपी कैलकुलेट किया जाता है, डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से। ठीक है, तो दैट इज एनडीपी।
और फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी, तो ये वैल्यू होती है सारे फाइनल गुड्स की, सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो वाइल क्या बोलते हैं कैलकुलेटिंग जीएनपी, जो इनकम होती है भाई आपकी फॉरेनर्स की इस कंट्री में, वो एक्सक्लूड कर दी जाती है, लेकिन जो इनकम लोगों की होती है जो यहाँ के हैं लेकिन बाहर कमा रहे हैं, वो इंक्लूड कर दी जाती है। ठीक है, जीडीपी में क्या हो रहा था, जीडीपी में भाई फॉरेनर्स की इनकम जो है वो इंक्लूड की जा रही थी, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं उसको एक्सक्लूड किया जा रहा था। और जीएनपी में फॉरेनर्स की जो इंडिया में रह रहे हैं उनकी इनकम को एक्सक्लूड किया जा रहा है, जो लोग बाहर रह रहे हैं उनकी इनकम को इंक्लूड किया जा रहा है। तो जीएनपी की जो वैल्यू है वो हम जीडीपी के बेसिस पे निकालते हैं। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स मतलब इनकम ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री वो आर लिविंग आउटसाइड ऑफ द कंट्री, और एम मतलब इनकम ऑफ अ फॉरेनर्स इन अ कंट्री। गॉट इट? कोई डाउट, समस्या? सर एक क्वेश्चन था सर। पूछिए। सर ऐसे कोई देश से बाहर अगर कमा रहा है और वहीं रह रहा है लेकिन है इंडियन सिटीजन, तो टैक्स वो इंडियन गवर्नमेंट को भरेगी? टैक्स के लिए किसने कहा? टैक्स की तो बात ही नहीं हो रही है ना, हम एक जनरल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। हम उनकी अर्निंग्स के बेसिस पे देख रहे हैं कि एक फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं जो उस कंट्री के हिसाब से उसकी हम वैल्यूज निकाल रहे हैं। हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम अभी टैक्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ओके सर। फिर आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। एनएनपी किसी इकोनॉमी में मतलब होता है कि इज द जीएनपी आफ्टर डिडक्टिंग द लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन की वजह से जो लॉस हुआ है वो हम जीएनपी में से हटा देते हैं, एनएनपी मिल जाता है। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब वैल्यू ऑफ एनएनपी व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टेकन एट अ प्रोडक्शन कॉस्ट। जो वैल्यू गुड्स और सर्विसेज की तो प्रोडक्शन कॉस्ट पे ली जाती है, इसमें से प्रॉफिट जो है वो हटा दिया जाता है। ठीक है, और एनएनपी मार्केट प्राइस, ये वैल्यू होती है एनएनपी की मतलब कंज्यूमर कॉस्ट पे। इसमें आपका प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया जाता है, इसमें आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन जो सब्सिडीज वगैरह गवर्नमेंट देती है वो हटा दी जाती है। फिर डोमेस्टिक इनकम, तो इनकम जनरेटेड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द कंट्री फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज, इसको डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। प्राइवेट इनकम मतलब इनकम ऑब्टेन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फ्रॉम एनी सोर्स प्रोडक्टिव और अदरवाइज एंड द रिटेन्ड इनकम ऑफ कॉर्पोरेशंस। और पर्सनल इनकम, total income received by the individuals of a country from all sources before payment of direct taxes in 1 year। टैक्सेस पे करने से पहले की जो इनकम होती है वो पर्सनल इनकम होती है। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है, या फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो होती है एक्चुअल इनकम विच कैन बी स्पेंड ऑन कंजप्शन बाय इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज, जो वो खर्च कर सकते हैं। और फिर रियल इनकम आती है, इज द नेशनल इनकम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर टेकन एज अ बेस। किसी भी स्पेसिफिक ईयर को एक बेस मान लिया जाता है, फॉर एग्जांपल सन 2001 को बेस मान लिया गया, फिर उसके कंपैरिजन में नेशनल जो रियल इनकम है वो नापी जाती है। ठीक है, तो नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एट करंट प्राइसेस। 2001 के कंपैरिजन में 2023 में क्या चीजों की प्राइसेस है वो आपकी रियल इनकम से पता चलेगी, सर उसको ही रियल इनकम कहेंगे। और फिर पर कैपिटा इनकम आता है, तो एवरेज इनकम जो लोगों की रहती है किसी भी कंट्री में किसी पर्टिकुलर ईयर में, उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। फिर नॉमिनल और रियल जीडीपी, तो देखो जब जीडीपी आपकी करंट प्राइस पे नापी जाती है तो उसको हम जीडीपी एट करंट प्राइसेस कहते हैं, या फिर नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। लेकिन अगर जीडीपी आपकी फिक्स प्राइसेस के बेसिस पे नापी जाती है किसी भी स्पेसिफिक ईयर को लेके, तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस या फिर रियल जीडीपी। इसमें जो आपका इन्फ्लेशन वाला एंगल है वो ले लिया जाता है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी जो रहता है इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर एंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रुपी एट करंट मार्केट प्राइसेस। ये करंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से नापी जाती है। ठीक है, ये नॉमिनल और रियल जीडीपी का फर्क होता है। फिर आता है नेशनल डेब्ट, तो टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग ऑफ वन कंट्रीज गवर्नमेंट इज रेफर टू एज नेशनल डेब्ट। श्रीलंका का नेशनल डेब्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो बार क्या होता है कि कंट्री जो होती है अपनी सिक्योरिटीज बॉन्ड्स या फिर ऐसी कुछ चीजें होती हैं आईएमएफ या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास में रख के उनसे उधार लेते हैं।
तो उसको नेशनल डेब्ट कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर इसको नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है, जिसको एनएक्स से भी मेंशन किया जाता है। ये मॉनेटरी वैल्यू का डिफरेंस है किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का। मान लीजिए एक साल में कितना एक्सपोर्ट रहा है कितना इंपोर्ट रहा है, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका पॉजिटिव है तो मतलब वो फेवरेबल है, इसको हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस। ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन बैलेंस अगर आपका निगेटिव है, अनफेवरेबल है, तो इसको कहा जाता है ट्रेड डेफिशिएट या फिर ट्रेड गैप। मतलब ये आपकी इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त आने वाला है। कोई डाउट फिलहाल? नो सर। समझ आ रहा है? छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको अच्छे से समझो, इनको अच्छे से पढ़ो। पूरी इकोनॉमिक्स की जो बेसिक है आपकी, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आते हैं उनमें ये सब टर्म्स बहुत यूज किए जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको ये सब टर्म्स और वो क्वेश्चन समझ में आने ही चाहिए। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? जी सर। Yes, sir. अब हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते Yes, हैं sir. और हम प्लानिंग के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो प्लानिंग, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन प्लानिंग का पूरा देखते हैं इंडिया में। तो भाई देखो, दादा भाई नेहरू जी, एमसी रनाडे, आरजी दत्त जो हैं, इन्होंने सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लेके काफी कुछ लिखा था। तो पहला जो सिस्टमेटिक वर्क आया था वो 1934 में आया था, जब जो एम विश्वेश्वरैया जो हैं, जो रिनाउंड इंजीनियर रह चुके थे, सॉरी रह चुके हैं बोलेंगे यार। तो उन्होंने एक 10 ईयर प्लान बनाया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के, अपने देश के लिए। इसको नाम दिया प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी 1938 में। ये एक अटेम्प्ट था। इस टाइम पे क्या था कि प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी ना, वो कांग्रेस की कई जगह बनी नहीं थी। तो उन प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्लानिंग को लेकर इन्होंने क्या किया, एक नेशनल प्लान बनाने का सोचा। इस कमेटी को सेटअप किया गया। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो उसके प्रेसिडेंट थे, और इसके क्या बोलते सेक्रेटरी, मेरे ख्याल से सेक्रेटरी जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो 1949 में बाहर हो गई, क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स बीच में गायब हो गई, हुआ ही नहीं, मटेरियलाइज ही नहीं हुई है। फिर कुछ 1944 में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इकोनॉमिक्स थे बॉम्बे के, उनमें सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जे.आर.डी. टाटा और भी कुछ लोग थे। इन सब लोगों ने मिला के एक डेवलपमेंट प्लान बनाया और इसको नाम दिया बॉम्बे प्लान। ठीक है, और फिर एम एन रॉय जो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने भी एक 10 साल का प्लान निकाला, नाम दिया पीपल्स प्लान 1945 में। ये बॉम्बे प्लान से मेथोडोलॉजी और प्रायोरिटीज में अलग था। इसका फोकस एग्रीकल्चर और कंज्यूमर गुड्स पे था। ठीक है, कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एक साथ सेटअप किया जाए, और स्टेट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। जो मैंने आपको कम्युनिज्म बताया था ना, ये उसी का टाइप था। मतलब अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते तो हम भी बर्बाद हो जाते। फिर आता है गांधीयन प्लान। तो ये श्रीमन नारायण वर्धा कमर्शियल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने इसको बनाया। इसमें इन्होंने इम्फेसाइज पुट किया इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन पे। रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए, खादी और कपास उद्योग जो है उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, ये आपसे पूछे जाते हैं। और फिर आता है सर्वोदय प्लान 1950 में, ये जयप्रकाश नारायण ने ड्राफ्ट किया। ये भी गांधीयन प्लान और सर्वोदय जो आइडिया था विनोबा भावे का, उससे ड्राइव कर रखा था, और इसमें भी एग्रीकल्चर, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था। फिर क्या होता है कि इंडिया ने एक पाथ एडॉप्ट किया, वो था सोशलिस्ट पाथ, मिक्स्ड इकोनॉमी का। मिक्स्ड इकोनॉमी तो बेसिकली थोड़ा सा बाद में आया है, लेकिन पहले हमने सोशलिस्ट पाथ लिया है, जिसमें जो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई गवर्नमेंट का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे अधिकार रहेगा, किसको कितना बनाना है क्या है, ये सब गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा। तो उस टाइम पीरियड को लाइसेंस राज कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हर चीज के लिए लाइसेंस दिए जाते थे। ठीक है, कि भाई इतना करना है उतना ही कर सकते हो, इतना ही प्रोडक्शन होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो टफ, इट वाज अ टफ टाइम। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन से 19 मार्च 1950 में उसको स्टेब्लिश किया गया। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई कंट्री के सारे रिसोर्सेज का असेसमेंट करो, जो भी कम रिसोर्सेज हैं उनको ऑगमेंट करो, प्लान्स बनाओ। ठीक है, यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, और हमें अपनी प्रायोरिटीज सेटअप करनी है। तो भाई फिर पंचवर्षीय योजनाएं चालू हुई, जिन्हें हम 5 ईयर प्लान बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहला 5 ईयर प्लान आया, ये 1951 में लॉन्च हुआ। 1951 टू 1956 जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप थी। ये हैरोल्ड दमोर मॉडल जो था उसकी कुछ मॉडिफिकेशंस करके इसको बनाया गया था। इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे। ये सक्सेसफुल था।
3.6 की जो ग्रोथ रेट थी वो कंट्री ने अचीव की थी, टारगेट था 2.1। इस प्लान के एंड पे 5 आईआईटीज वगैरह सेटअप हो चुके थे, और इसी दौरान जो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो ट्रांसफॉर्म होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बन गया, गोरवाला कमेटी की रिकमेंडेशन से। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान आता है 1956 से 61 तक। इसमें भी लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू की रही। ये पीसी महालनोबिस मॉडल जो था उसके ऊपर बेस्ड था, ये 1953 में। इसका मेन फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना कंट्री का। इस पे जो क्या बोलते ग्रोथ रेट थी 4.5 टारगेट की थी, लेकिन 4.27 अचीव हो पाई थी, लेकिन फिर भी इसको सक्सेसफुल प्लान कहा जाता है। काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था इसका एक्सपर्ट्स का, और पेमेंट क्राइसिस भी इंडिया में इस दौरान 1957 में हुआ था। फिर आता है थर्ड। अब ये आपका 1961 से लेकर 66 के दौरान हुआ। इसकी लीडरशिप भी जवाहरलाल नेहरू की थी इनिशियली। ये प्लान को गड़गिल योजना भी कहा जाता है। जो डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के वो थे डीआर गड़गिल। इसका मेन टारगेट था कि हमारी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाना है, एग्रीकल्चर पे भी फोकस करना है, और जो वीट है उसका प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है। और इसी दौरान जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, एफसीआई, 1965 में वो इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन इस प्लान के एग्जीक्यूशन के दौरान दो वॉर हुए, एक तो इंडो चाइना वॉर हुआ 1962 में, और इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ 1965 में। इसके साथ साथ क्या हुआ कि भाई ड्रॉट, अकाल वगैरह भी पड़े। आप लोगों को याद होगा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने क्या बोलते हैं गेहूं की खेती, अपने जो बंगले वगैरह हुआ करते थे वहां चालू कर दी थी, लोगों से एक टाइम उपवास रखने की यकीन की थी, है ना। तो उस टाइम अन्न की कमी पड़ गई थी, तो धीरे धीरे उसके बाद ही ग्रीन रिवोल्यूशन चालू हुआ। तो ये प्लान जो है एक तरीके से वॉर्स की वजह से और ड्रॉट की वजह से फ्लॉप हो गया। टारगेट था 5.6, लेकिन ग्रोथ मिली सिर्फ 2.4 की। फिर आता है आपका प्लान हॉलीडेज। तो भाई जो प्रीवियस प्लान की फेलियर की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि 3 एनुअल प्लान जारी किए। उनको प्लान हॉलीडे कहा जाता है। ये 1966 से 1969 तक हुए। इनके पीछे मेन रीजन ये था, और जैसे मैंने आपको बताया इंडो पाकिस्तान वॉर और साइनो इंडिया वॉर, इसकी वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान आपका फेल हो गया। तो अब इस प्लान में जो एनुअल प्लान थे उन वो बनाए गए, और एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड जो सेक्टर्स थे और जो इंडस्ट्री सेक्टर्स थे इन पे फोकस किया गया। In a bid to increase the exports in the country, government declared devaluation of the rupee. अब फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान। इसकी ड्यूरेशन थी 1969 से 1974। लीडरशिप थी इंदिरा गांधी की। मेन ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। इसके साथ साथ गरीबी हटाओ का नारा जो है वो इसी दौरान दिया गया था। तो इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज होती है, दैट इज 14 मेजर इंडियन बैंक्स थी उनको नेशनलाइज किया गया, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 का इसी दौरान हुआ, और बांग्लादेश को अलग आजाद कराया गया। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो मेजर टारगेट इस प्लान के, ठीक है। और ये जो प्लान था फेल हो गया। ग्रोथ रेट मिली सिर्फ 3.3 की, टारगेट था 5.7% का। फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान आता है 1974 से लेकर 1978 तक। सॉरी हाँ, इसमें फोकस था गरीबी हटाओ का, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिफेंस का। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट अमेंड किया गया 1975 में। 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। मिनिमम नीड प्रोग्राम लॉन्च किया गया, और इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ओवरऑल ये सक्सेसफुल था। ग्रोथ 4.8 की मिली, टारगेट था 4.4 का। ये प्लान 1978 में जो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी, जो इमरजेंसी के बाद में आई थी, उन्होंने इसको टर्मिनेट कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जारी किए रोलिंग प्लान। 5 वर्षीय योजना जो पांचवी थी उसको टर्मिनेट करने के बाद में रोलिंग प्लान आए 1970 से लेके 78 से लेके 1980 तक। 1980 में कांग्रेस दोबारा आई, उन्होंने रोलिंग प्लान कैंसिल कर दिया, और नया सिक्स 5 ईयर प्लान उन्होंने स्टार्ट किया। तो जो 3 प्लान आपके रोलिंग प्लान के अंडर में आए थे, उसमें पहला था फॉर द बजट ऑफ द प्रेजेंट ईयर, पहले साल के बजट के लिए। दूसरा था द फॉर द फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, 3, 4 और 5, आगे के 3, 4, 5 सालों के लिए। और फिर तीसरा था प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म, यानी कि 10, 15 और 20 सालों के लिए। बहुत सारे इसमें एडवांटेजेस भी थे कि जो टारगेट्स थे वो आपके घटाए बढ़ाए जा सकते थे, प्रोजेक्ट्स के हिसाब से एलोकेशंस आपके घटाए बढ़ाए जा सकते थे। जो भी इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब हर साल आप टारगेट अमेंड कर सकते हैं। जबकि पहले क्या था कि पहले भाई आपके जो टारगेट है वो 5 साल के लिए सेट हो जाते थे। फिर आता है आपका सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से लेकर 1985 तक। इंदिरा गांधी की लीडरशिप थी इसमें।
तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव इस प्लान का था वो था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, पॉवर्टी को हटाने के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस लेके आना है। इन्वेस्टमेंट योजना के ऊपर डिपेंडेंट था ये, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे थे और ग्रोथ मॉडल भी हमारे ट्रेंड हो रहे थे। ठीक है, ग्रोथ टारगेट था 5.2, अचीव किया 5.7। नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट 1982 में शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे हुई। अब आता है सेवंथ, 1985 टू 1990, लीडरशिप थी राजीव गांधी की। इसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाना, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। इस प्लान में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो एक्सेलरेट हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी पे फोकस था। पहली बार जो प्राइवेट सेक्टर है उसको पब्लिक सेक्टर पे प्रायोरिटी मिलना स्टार्ट हुई। ग्रोथ रेट थी 5.0 लेकिन इसने 6.01 अचीव किया। अब इसके बाद क्या हुआ कि सरकारें थोड़ी, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, तो 8th 5 ईयर प्लान जो है वो लागू नहीं हो पाया और 2 एनुअल प्रोग्राम हुए 1991 और 1991 से लेकर 1992 तक। और फिर उसके बाद में 8th 5 ईयर प्लान हुआ पीवी नरसिम्हा राव की लीडरशिप में 1992 से लेकर 1997 तक। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, मतलब एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ पे बहुत फोकस पुट किया गया। इस प्लान के दौरान नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लागू कर दी। अभी तक मैंने आपको बताया कि भाई सरकारों का ही बोलबाला था, लाइसेंस राज था, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा था। तो उन्होंने नई इकोनॉमिक पॉलिसीज लॉन्च की। इसको कहा गया राव मनमोहन मॉडल, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके मनमोहन सिंह। एलपीजी कहा गया, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसी दौरान सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को 1992 में स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया। तो कुछ इकोनॉमिक आउटकम जो 8th प्लान के थे उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम से भाई बढ़ने लगी। भाई जो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर की वो भी होने लगी, जो उसके साथ के राइट सेक्टर थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ग्रोथ हुई, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, इन सब में चेंजेस आने लगे। ठीक है, a high growth rate was achieved even though the share of the public sector in total investment had declined considerably to about 34%। ये प्लान सक्सेसफुल था। एनुअल ग्रोथ रेट इसको मिली थी 6.8 की, टारगेट था 5.6। अब इसी प्लान के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा पीछे जाके हम देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, एलपीजी को देखेंगे। तो भाई देखो 90s 80s के टाइम में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगा। कैसा? गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बढ़ने लगा, रेवेन्यू कम आता था, मार्जिन्स इतने ज्यादा इनके बीच में बढ़ गए थे कि भाई जो खर्चे हैं वो उधार मांग के भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, अनसस्टेनेबल हो गया था। जो महंगाई है वो बढ़ने लगी थी, जो एसेंशियल गुड्स होते हैं आपके डेली रोजमर्रा के सामान होते हैं उनकी महंगाई बढ़ने लगी थी, इंपोर्ट्स जो हैं वो उनकी रेट बहुत ज्यादा हाई होने लगी थी और एक्सपोर्ट इतने ज्यादा नहीं हो रहे थे। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स होते हैं वो कम होने लगे थे, मतलब कि इट वाज नॉट एडिकेट टू फाइनेंस इंपोर्ट्स फॉर मोर देन 2 वीक्स। कोई सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। इंटरनेशनल देनदारी जो हमारी है, हमारी बहुत गड़बड़ा गई थी। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि इस क्राइसिस से डील करने के लिए, जिसको फाइनेंशियल क्राइसिस बोला जाता है, इंडिया ने इंटरनेशनल बैंक को अप्रोच किया। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सबको भाई अप्रोच किया और $7 बिलियन की जो मदद है वो मिली। लेकिन बदले में इन्होंने कंडीशंस रखी कि भाई आपको अपने मार्केट जो है वो दुनिया के लिए खोलने पड़ेंगे, मतलब आपको एलपीजी लागू करना पड़ेगा। लिबरलाइजेशन, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई आप 2 स्कूटर, 2 कंप्यूटर या फिर 2 कारें ही बना सकते हो दिन में। आप अपने रिसोर्सेज के हिसाब से जितना चाहें उतना कर बना सकते हो। प्राइवेटाइजेशन, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज। बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर गवर्नमेंट ने क्या कि गवर्नमेंट का जो रोल था वो हटा दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि पेट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट ही बेचेगी, बहुत सारी प्राइवेट एंटिटीज जैसे रिलायंस वगैरह ये सभी फील्ड में आके पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल पंप वगैरह लगा के अपने बेच सकते थे। और तीसरा ग्लोबलाइजेशन, रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। बाहर की जो कंपनीज हैं वो भी अब इंडिया में आके अपने पैर पसार सकती हैं और उनको सर्टेन लेवल की एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको अलाउ करना पड़ेगा। कोई डाउट? नो सर। No, sir. चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और इससे रिलेटेड जो आपकी कुछ डेफिनेशंस हैं, बहुत बार पूछी जाती है ये। तो देखो क्या हुआ, एक सेकेंड।
हाँ, इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन द प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली और कॉमन यूज। जैसे कि भाई आपका खाना, कपड़े, घर, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टेपल्स वगैरह, ये जितनी भी आपकी चीजें होती हैं जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं, इनमें डेली की जो जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनकी कीमतों में बढ़ोतरी होना। तो इन्फ्लेशन मतलब एवरेज प्राइस चेंज इन द बास्केट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज ओवर टाइम। धीरे धीरे कितना ज्यादा प्राइस में चेंज आ रहा है। इसका जो अपोजिट होता है, मतलब जब कीमतों में गिराव होता है, उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक है। और इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन बेसिकली आपकी परचेजिंग पावर कितना है वो डिक्रीज होती जा रही है, उसका इंडिकेशन होता है। ठीक है, ये परसेंटेज में मेजर किया जाता है। तो अब इन्फ्लेशन के हम टाइप्स देखते हैं। पहला आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन अराइजेस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी बिकम्स मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड जो है भाई आपकी वो बढ़ती जा रही है, सप्लाई आपकी कम हो रही है किसी भी चीज को लेके। हाई डिमांड है, लो प्रोडक्शन है, लो सप्लाई है मल्टीपल कमोडिटीज की, तो डिमांड सप्लाई का गैप बन गया भाई। इसकी वजह से जो कीमत होती है उनमें बढ़ोतरी होने लगती है और कंजप्शन में बढ़ोतरी हो ही रही है। इसके साथ साथ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स विच अंडर वैल्यू रुपीज और एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी लीड्स टू इन्फ्लेशन एज मनी लूजेस इट परचेजिंग पावर। लोगों के पास में पैसे ज्यादा हो गए, इसमें आपको बताया था ना कि भाई जितना लोगों के पास में पैसा ज्यादा होगा उतना ही वो स्पेंड करेंगे, उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी। हर बच्चे को अगर 20 की जगह 50 रुपए दे दिए जाएं और 10 समोसे हैं, तो जो समोसा 10 रुपए का बिक रहा था अब उसकी वैल्यू 50 या उससे भी ऊपर हो जाएगी। 20 बच्चे हैं, सबके हाथ में 50 रुपए, तो यही जो 10 रुपए वाला समोसा ये 100 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, क्यों? एक्सेस सर्कुलेशन हो गया है मनी का। फिर आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो होता है जब डिक्रीज होता है एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाई है जो गुड्स और सर्विसेज की वो कम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। ये बेसिकली आपके कुछ फैक्टर्स रहते हैं प्रोडक्शन के, जैसे कि लेबर, लैंड, कैपिटल वगैरह, इन सब की वजह से क्या बोलते हैं, अफेक्टेड रहता है। तो एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी होती है, वो जमाखोरी की वजह से क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। मतलब एक्चुअल में स्कैरसिटी नहीं है, एक्चुअल में वो कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसको जमा कर लिया गया है तो एक आर्टिफिशियल क्या है, डिमांड क्रिएट कर दी जा रही है कि भाई इसकी कमी है। ठीक है। और फिर होता है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। जब आरबीआई ज्यादा पैसे छापे उसकी वजह से भी कई बार इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। प्रॉफिट पुश पुश इन्फ्लेशन, जब कार्टेल्स, मोनोपोलिस्ट, ओलिगोपोलिस्ट जो मार्केट पे कंट्रोल करके रखते हैं, वो डेलिबरेटली सप्लाई और प्रोडक्शन को कट ऑफ कर देते हैं, प्राइसेस में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ओपेक ग्रुप ऑयल प्रोडक्शन का, ये जो ओपेक ग्रुप है ये अगर चाहे तो ऑयल की कीमतों में घटो बढ़ोतरी कर सकता है, क्योंकि वो सप्लाईज को करना ही बंद कर देंगे। जो कार्टेल्स मतलब जो एक मार्केट पे कब्जा करके बैठे होते हैं, पूरे मार्केट को चलाया करते हैं। ठीक है। और फिर आता है स्टैगफ्लेशन। तो परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन मतलब बेरोजगारी है, बेरोजगारी की वजह से लो ग्रोथ है, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी जो है वो स्टेगनेंट हो चुकी है, तो इसमें लगातार आपका इन्फ्लेशन बना रहता है। फिर आता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये आपकी प्राइस या फिर आपकी वेज उससे रिलेटेड रहता है। जब भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई होती है, तो वर्कर्स क्या बोलते हैं, भाई हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो क्या बढ़ रही है। फर्म्स क्या करती हैं, ये जो हायर लेबर कॉस्ट होती हैं ये अपने कस्टमर्स पे रिडायरेक्ट कर देती हैं, उन पे टैक्स लगा देती है। 5 रुपए का पार्ले जी 10 रुपए का मिलने लगेगा। ठीक है, तो मतलब महंगाई और बढ़ रही है। और कस्टमर्स भी कौन है? कस्टमर्स भी आपके एक तरह से लेबर्स या फिर यही एसोसिएटेड लोग हैं। और फिर होता है रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। तो वॉर वगैरह के टाइम में गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल्स वगैरह करती हैं, रैशनिंग करती हैं कि भाई एक इंसान 1 किलो ही आलू खरीद सकता है, एक इंसान सिर्फ 1 महीने के लिए 10 किलो आटा खरीद सकता है। इससे वो प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैसे ही ये कंट्रोल हटते हैं प्राइसेस फिर से ऊपर जाती हैं, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं वो अपने प्रीवियस लॉस को प्राइसेस बढ़ा के कंट्रोल मतलब कवर अप करना चाहते हैं। इसको कहा जाता है रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। और फिर आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। It is the measure of the total inflation within an economy, usually presented in the form of CPI और WPI। फिर आता है स्क्यूफ्लेशन। तो टर्म टू डिनोट episodic price rise in one small group of commodities while inflation in the remaining goods and services remain usual। कई बार क्या होता है कि भाई अफवाह उड़ जाती है कि भाई नमक देश में से खत्म हो रहा है, दालें खत्म हो रही हैं, टमाटर खत्म हो रहे हैं, तो उस टाइम पे लोगों को
नमक ही चाहिए, टमाटर ही चाहिए, प्याज ही चाहिए, तो भाई एक चीज की जो है वो प्राइस बढ़ जाती है और बाकी सब के सब वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसको कहा जाता है स्क्यूफ्लेशन। और उसके बाद होता है रिफ्लेशन। वो फिजिकल या मॉनेटरी स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आउटपुट बढ़ाया जाता है, खर्चे को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, कि मनी सप्लाई जो है वो मार्केट में बनी रहे और इससे जो डिफ्लेशन का इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाए। ठीक है, इट टिपिकली हैपन्स जब एक दौर निकलता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का या रिसेशन का दौर होता है। इसके बाद सरकार को क्या होता है, पैसा ज्यादा चाहिए होता है मार्केट में। ठीक है, तो ये बेसिकली जब इकोनॉमिक रिकवरी होती है उस टाइम पीरियड को भी हम कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। जब कंट्री डिपेंड करती है इंपोर्ट्स पे, हैज इट्स प्राइसेस राइजिंग ड्यू टू एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट के बढ़ने से जो इंपोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होता है। और फिर लास्ट के दो आते हैं आपके, एक आता है गैलोपिंग या फिर हाइपर इन्फ्लेशन। ये बहुत हाई लेवल का होता है, जैसे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद जर्मनी में हुआ था मॉनेटाइज डेफिसिट की वजह से, और अभी मॉडर्न डे में वेनेजुएला और जिम्बाब्वे में। मतलब मिस गवर्नेंस जो रूलिंग पार्टीज की होती है, इकोनॉमी आपकी पूरी खराब हो जाती है, एसेंशियल कमोडिटीज की बहुत ज्यादा किल्लत हो जाती है, मनी जो है आपका वर्थलेस हो जाता है और शायद नई करेंसी आपको इंट्रोड्यूस किया जाने लगी। उस टाइम ये हालत थी कि जर्मनी में बच्चे पैसों के पतंगे बनाया करते थे, वो उड़ाया करते थे। और अगर आपको 1 किलो आलू भी चाहिए तो भाई आपको ब्रीफ केस भर के पैसा ले जाना पड़ेगा। मतलब जो करेंसी है उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा गिर चुकी है। अभी तो भाई आप 100 के नोट में आप जाएंगे तो फिर आप काफी सारी चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई आपको थोड़ी सी सब्जी चाहिए तो भी आपको तकरीबन 1 लाख रुपए ले जाना पड़ता। तो ये सिचुएशन तब आती है जब देश में चीजें फ्री में बांटी जाती है। ठीक है, और फिर कोर इन्फ्लेशन आता है, रेफर्स टू चेंज इन द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग दोज इन द फूड एंड एनर्जी सेक्टर्स। ये आइटम्स हमारे इन्फ्लेशन में नहीं एस्टिमेट नहीं नापे जाते, क्योंकि उनकी प्राइसेस अनप्रेडिक्टेबल होती है। ठीक है, और फिर इसका सबसे लास्ट आता है फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो ए डब्ल्यू फिलिप्स ने डेवलप किया है। ठीक है, इनके हिसाब से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उनके बीच में स्टेबल और इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब जितनी कम आपकी एम्प्लॉयमेंट रेट होगी उतना ही आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, गॉट इट? कोई डाउट? No, नो सर। sir. चलिए, अब हम No, इन्फ्लेशन को sir. कैसे नापते हैं, उसके इंडिकेटर्स क्या है। इंडिया में इन्फ्लेशन को नापने के दो तरीके होते हैं, इसको लेके क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला होता है डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जो मेजर करता है आपके होलसेल और रिटेल लेवल प्राइसेस चेंजेस को। सीपीआई कैलकुलेट करता है डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। ये जो भी आपके कंज्यूमर्स खरीदते हैं यूज करने के लिए, इसको नापा जाता है सीपीआई से। दूसरी तरफ जो आपकी गुड्स और सर्विसेज, जो बिजनेसेस और स्मॉल बिजनेसेस वगैरह होते हैं, जो फर्दर उसको बेचते हैं, ये सब आपके डब्ल्यूपीआई के अंडर में आते हैं। इंडिया में डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों ही इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। फिर इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को देखें तो परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी यूनिट डिक्रीजेस एज द कमोडिटीज एंड सर्विसेज गेट डियरर। ठीक है, जैसे ही आपकी कमोडिटीज और सर्विसेज है उनकी बढ़ोतरी होती जाएगी तो परचेजिंग पावर है हम लोगों की कम होती जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो कंट्री में है बढ़ती जाएगी। इन्फ्लेशन हाई होगा, सो द कॉस्ट ऑफ लिविंग वो भी हाई होती जाएगी, विच अल्टीमेटली लीड्स टू डिसलेरेशन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर लोग क्या है, कम पैसा खर्च करना स्टार्ट करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली चीज है कि भाई हम क्यों इतना पैसे खर्च करें, है ना। तो सर्टेन लेवल का इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी में जरूरी होता है, ताकि लोग खर्चा करते रहें और पैसे को जो है वो जमा करके ना रखें। इसीलिए सेविंग्स को डिमोटिवेट किया जाता है, क्योंकि पैसा जो वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और मार्केट में फ्लो नहीं करता। तो इन्फ्लेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी ही ज्यादातर मेजर करती हैं, जो इकोनॉमी जिनको चलाना होता है। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन्फ्लेशन को मेजर करती है। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंट्रोल के तहत इन्फ्लेशन को, सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। और भी इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके तहत वो मार्केट में पैसा कितना कहाँ उतारना है, कैसे क्या कंट्रोल करना है, ये सब देखते हैं। अब आते हैं कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम पे।
तो कमर्शियल बैंक्स को हम पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, आरआरबीज, इन सब में डिवाइड कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर्स में जो मेजॉरिटी स्टेक होता है वो गवर्नमेंट का होता है। कुछ छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, उनको बड़े बैंक के साथ में मिला दिया गया है। तो अभी इंडिया में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। बैंकिंग सिस्टम जो इंडिया में है, ये बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1949 के अंडर में आते हैं। कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को अगर हम देखें तो सबसे पहले ऊपर आरबीआई, अनशेड्यूल्ड बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स, अनशेड्यूल्ड बैंक्स में आपके कमर्शियल बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, कमर्शियल में आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं, जिनको फर्दर एसबीआई और उसके साथ वाले अदर नेशनलाइज्ड बैंक और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इन सबको देखेंगे। सबसे पहले शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड बैंक्स को देखते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो सेकंड शेड्यूल में आते हैं आरबीआई एक्ट 1934 में। द बैंक्स पेड ऑफ कैपिटल एंड रेज फंड्स मस्ट बी एटलीस्ट 5 लाख टू क्वालिफाई एज अ शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक क्या बोलते को लो इंटरेस्ट लोन आरबीआई से जनरली मिल जाते हैं। उनको कुछ रिक्वायरमेंट्स भी मीटअप करनी पड़ती हैं, जैसे एवरेज डेली सीआरआर, जिसे कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, वो मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स की रेट के हिसाब से आरबीआई अलाउ करता है शेड्यूल बैंक्स को, क्या बोलते हैं, बैंक रेट पे जो लोन्स वगैरह होते हैं, उधार वगैरह देना, उधार ये सब लेना, ये सब करने के लिए। सारे कमर्शियल बैंक, नेशनलाइज, इंटरनेशनल, कोऑपरेटिव, रीजनल, रूरल बैंक्स वगैरह, ये सब शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे होते हैं, सॉरी, ये होते हैं 4 तरह के। तो अब इनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। पहले होते हैं आपके क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिनको नेशनल बैंक्स कहा जाता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जिसकी में ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ जाते हैं, नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ जाते हैं जो 1991 के बाद में आए। फॉरेन बैंक्स आ जाते हैं इंडिया में, और रीजनल रूरल बैंक्स आ जाते हैं जो रूरल एरियाज में ऑपरेट करते हैं। उधार वगैरह जो होते हैं छोटे छोटे फार्मर्स को दिए जाते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स को और छोटे छोटे उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर्स को। फॉरेन बैंक्स किसी भी कंट्री में, इस कंट्री में जो प्रेजेंट होते हैं, या तो उनकी कोई ब्रांच होती है या उनकी कोई सब्सिडरी प्रेजेंस होती है, मतलब किसी को उन्होंने खरीद रखा होता है तो उनके बेसिस पे काम करती है कोई बैंक, या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होते हैं इनके। तो एक्सेप्ट फॉर फॉरेन बैंक्स, ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट के अंडर में। और शेड्यूल नॉन शेड्यूल बैंक्स बाय डेफिनेशन ये आरबीआई की रेगुलेशंस के अंडर में नहीं आते, ये सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में नहीं आते, और देयरफॉर डीम्ड कैपेबल ऑफ इनकैपेबल ऑफ सर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। जो भी लोग इनके पास पैसा जमा कराते हैं, ये उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा आरबीआई का मानना है। तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जो होते हैं, इनको भी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करना होता है, लेकिन रिजर्व बैंक के साथ नहीं, खुद के साथ। इनकी जनरली साइज कम होता है, और इनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है वो भी कम होता है। इनके साथ बिजनेस करना काफी रिस्की होता है, क्योंकि फाइनेंशियल लिमिटेशन की वजह से ये कभी भी डूब सकते हैं। अब अब हम वापस चलते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स पे, और उसकी सबसे पहली कैटेगरी यानी कि कमर्शियल बैंक को देखते हैं। तो कमर्शियल बैंक मतलब कोई भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो डिपॉजिट्स और लोन्स के साथ में डील करती हो, जो बिजनेस को दिया जाता है, लोगों को दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक बैंक चेक इश्यू करते हैं, ड्राफ्ट इश्यू करते हैं, और डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। ये इनका फंक्शन होता है। इंस्टॉलमेंट, लोन, ओवरड्राफ्ट वगैरह, इस बिहाफ पर ये साहूकार यानी कि मनी लेंडर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट अकाउंट्स इंक्लूड्स में चेकिंग, सेविंग और टाइम डिपॉजिट, इस तरह की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये प्रॉफिट के लिए चलते हैं, और कुछ ग्रुप ऑफ लोग होते हैं उनको चलाते हैं। नेक्स्ट, इनको अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंक हैं, उनको मतलब मेजोरिटी स्टेक इसमें रहता है, जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक वगैरह। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इसमें जो बैंक का शेयर रहता है, कैपिटल रहता है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास में रहता है। ये जनरली एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन के तहत काम करती हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपके आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, ये सब आ जाते हैं। फिर कमर्शियल बैंक की दूसरी कैटेगरी आती है आपकी रीजनल रूरल बैंक। तो ये ऑर्डिनेंस एक आया था सितंबर 26 1975 में, और आरआरबी एक्ट 1976, इसके अंडर में ये रजिस्टर्ड होते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर्स इनका एम रहता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एरियाज इनको दे रखे हैं, उन्हीं एरियाज में ऑपरेट कर सकते हैं, एक जिला, 2 जिला, या फिर किसी एक स्पेसिफिक स्टेट में। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक्स जो रहते हैं, इनके स्टेक्स उसमें रहते हैं, परसेंटेज वाइज रहता है इनका।
और फिर लास्ट में आते हैं फॉरेन बैंक्स। तो मैं जैसे मैंने बताया, ये रजिस्टर्ड रहते हैं, इनके हेडक्वार्टर्स रहते हैं दूसरे देश में, ब्रांचेस हमारी कंट्री में होती हैं। फॉरेन बैंक्स में आपका HSBC, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। और फिर आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्राइमरीली अंडरटेक्स बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्टेंस एंड लैंडिंग टू unserved segments such as small business units, small and marginal farmers, micro and small industries and unorganized sector entities। लेकिन इनके ऊपर कोई ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती जैसी रीजनल रूरल बैंक्स या फिर लोकल एरिया बैंक्स के साथ में होती हैं। फर्दर आता है आपका पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक एक डिस्टिंक्ट टाइप के बैंक होते हैं जो लिमिटेड बैंकिंग फंक्शन करते हैं, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के अंडर में इनको दी गई होती हैं। डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, रेमिटेंस कर सकते हैं सर्विसेज की, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, और इसके साथ साथ बिजनेस करस्पॉन्डेंट के तौर पे बाकी बैंक्स के लिए ये काम कर सकते हैं। इनिशियली 1 लाख तक का पैसा ये इंडिविजुअल से कलेक्ट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ये इंश्योरेंस बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स बेच सकते हैं, एटीएम डेबिट कार्ड्स और ये इशू कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। ये सब्सिडरी अपनी नहीं बना सकते नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, और इनको कोई उधार वगैरह लोन वगैरह ये नहीं दे सकते। फिर आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक वो फाइनेंशियल एंटिटी होते हैं जिसको ओन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है उसके मेंबर्स के थ्रू, वो उसके कस्टमर्स भी होते हैं। ये जनरली सेम लोकल या प्रोफेशनल कम्युनिटी के लोग होते हैं जिनका खुद का कॉमन इंटरेस्ट होता है, उसके तहत इनको सेटअप किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, लोन्स भी, डिपॉजिट्स भी, बैंकिंग अकाउंट्स भी। इनको फर्दर हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में डिवाइड करते हैं। अब इसके बाद आता है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो NFBC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो रहती है, ये वो कंपनी रहती है जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में रजिस्टर्ड होती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। ये फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो है वो लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये बैंक की जैसे हमको रिकॉग्नाइज नहीं किया होता है, फुल बैंकिंग लाइसेंस इनके पास में नहीं होता है। ये बैंक्स नहीं होते हैं, लेकिन ये पैसा उधार पे दे सकते हैं, लोन्स वगैरह, एडवांसेस वगैरह, क्रेडिट फैसिलिटीज, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स वगैरह, ट्रेडिंग करवा सकते हैं मनी मार्केट में, स्टॉक पोर्टफोलियोज मैनेज कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। इसमें आपके कुछ एग्जांपल आ जाते हैं, कोटक महिंद्रा फाइनेंस, SBI फैक्टर, सुंदरम फाइनेंस, ICICI वेंचर्स वगैरह। फिर कुछ एंटिटीज हैं जैसे नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ये प्रीमियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड रूरल डेवलपमेंट का। जुलाई 1982 को इसको फॉर्म किया गया था। रिजर्व बैंक की इंडिया रिजर्व RBI की एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, रूरल प्लानिंग और क्रेडिट सेल को मर्ज करके इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर रिफाइंस और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सॉरी, इसको मिला के इन्होंने नाबार्ड बनाया, ठीक है। और फिर आता है सिडबी, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अप्रैल 2 1990 को इसको बनाया गया था। एक एक्ट लाया था इंडियन पार्लियामेंट का, एंड इट सर्व एज प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। MSME सेक्टर के लिए आपका सिडबी आया था। और फिर आया था मुद्रा बैंक। तो मुद्रा मतलब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइंस एजेंसी। ये इस्टेब्लिशमेंट किया गया था फॉर डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग टू कमर्शियल बैंक्स एंड NBFCs एंड कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर माइक्रो यूनिट लोन्स। इनको बेसिकली क्रेडिट प्लस अप्रोच रहता है, विच इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ अदर सर्विसेज जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी, एड्रेसिंग स्किल गैप्स, इंफॉर्मेशन गैप्स वगैरह, ये सब। ये क्या बोलते हैं, सिडबी की एक सब्सिडरी के तौर पे इसको सेटअप किया गया था। सिडबी ने 100% इसमें कैपिटल लगाया था। और मुद्रा जो है अभी इसको अथोराइज है कि भाई ये तकरीबन 1000 करोड़ का कैपिटल है वो ले सकता है। पेड अप कैपिटल 750 करोड़ का है और फुली सब्सक्राइब इसको कर रखा है सिडबी ने। फिर एक टर्म आता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि NPA। बहुत बार आपने सुना होगा, कई सारे जो लोग हैं इंडिया से भाग जाते हैं। मतलब देखो क्या होता है ना कि आपने क्या किया कि आपने किसी बैंक से लोन लिया। पहले ये समझा देता हूँ। NPA या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं लोन्स एंड एरियर्स lent बाय बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर डिलेड बियॉन्ड 90 डेज। आपने किसी बैंक से 10 लाख का लोन लिया, 2 साल तक तो आपने वो लोन चुकाते रहे, लेकिन उसके बाद आपने धीरे धीरे लोन आप चुका पाने में असमर्थ हैं। 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए,
3 महीने निकलने के बाद में अगर अपने जो लोन का प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है आप कुछ भी जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बैंक की एनपीए कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक ने आपको पैसा दिया है तो आप बैंक के लिए एसेट है, मतलब आप बैंक को इंटरेस्ट के साथ में पैसा पे कर रहे हैं, तो बैंक के लिए एसेट है। लेकिन अगर आप वो चुका पाने में असमर्थ हैं तो फिर आप बैंक के ऊपर लायबिलिटी बन जाते हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जब आप एनपीए होते हैं तो एनपीए वाले बंदों को जनरली क्या होता है, लोन फर्दर नहीं दिया जाता है तब तक वो अपना प्रीवियस लोन क्लियर ना कर लें। सिंपलर टर्म्स में कोई भी एसेट जो रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को नहीं देता है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। कोई डाउट? नो सर। फिर आता है हाँ नेशनलाइजेशन सर। ऑफ बैंक्स, मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नेशनलाइजेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एसेट्स टू बी ऑपरेटेड और ओन्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करेगी इनको। तो इंडिया में जो बैंक्स थे वो पहले प्राइवेट सेक्टर में होते थे और बहुत पुरातन काल से मतलब बैंकों की प्रथा चली आ रही है। उनको पब्लिक सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया गया है, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसी तरह राष्ट्रीयकृत बैंक जो है एग्जिस्टेंस में आ गए। तो बैंकिंग कंपनीज मतलब एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स ऑर्डिनेंस 1969 में आया और 14 बड़े कमर्शियल बैंक्स को 19 जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण उनका कर दिया गया। तकरीबन देश का 80% जो लोगों का पैसा था वो इन बैंक्स में डिपॉजिट था। तो पार्लियामेंट ने बैंकिंग जो ये जो एक्ट है ये लेके आए, प्रेसिडेंशियल अप्रूवल इसको मिलकर उसको लागू कर दिया। तो कौन कौन से बैंक को नेशनलाइज किया गया? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और 1980 में फिर कुछ 6 और बैंक थे, उनको भी नेशनलाइज किया गया, जैसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट बैंक, आंध्रा बैंक एंड नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्रेसिडेंसी बैंक जो थे, मतलब मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के दौरान बैंक ऑफ कैलकाटा स्टेब्लिश किया गया, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 1921 में तीनों ये प्रेसिडेंसी बैंक थे, इनको मिला दिया गया और इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1955 में ये जो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसको नेशनलाइज किया गया, इसका नाम किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एसबीआई इस तरीके से ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया के तौर पे आया जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक कहा जाए तो वो आपका इलाहाबाद बैंक होगा। इसको इंडिया का ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक भी कहा जाता है, 1865 में एस्टेब्लिश हुआ था। किसी बैंक में अगर मल्टीपल शेयर होल्डर्स होते हैं तो उसको ज्वाइंट स्टॉक बैंक कहा जाता है। फिर जो पहला बैंक प्योरली इंडियंस ही मिला के चला के बना रहे थे वो था पंजाब नेशनल बैंक। लाहौर में 1895 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। पीएनबी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। हाउएवर जो पहला कमर्शियल बैंक था जो होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस था वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको 1911 में क्या बोलते हैं स्टेब्लिश किया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो इंडिया का पहला स्वदेशी बैंक कहलाता है। इसके फाउंडर थे सर सोरबजी पुंछ खान वाला और पहले चेयरमैन थे सर फिरोज शाह मेहता। और बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पहला इंडियन बैंक है जिसने इंडिया के आउटसाइड लंदन में 1946 में पहली ब्रांच ओपन की। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट से पहले जो फंक्शन थे सेंट्रल बैंक के वो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किए जा रहे थे। आरबीआई ने अप्रैल 1 1935 से अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए। आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ऑल्सो नोन एज स्टैच्यूटरी बॉडी। तो एसबीआई भी आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसकी लीगलिटी आती है एसबीआई एक्ट 1955 से। आरबीआई बेसिकली गवर्नमेंट ओन बैंक के तौर पे नहीं, प्राइवेटली हेल्ड बैंक के तौर पे स्टार्ट हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट लगाया और आरबीआई के जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे वो सारे के सारे खरीद लिए उन लोगों को पैसा देने के बाद में। तो आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन है 1949 में हुआ और जनवरी 1 1949 से आरबीआई गवर्नमेंट ओन बैंक के तौर पे काम करने लगा। अब आरबीआई बेसिकली सुप्रीम मॉनेटरी और बैंकिंग अथॉरिटी है कंट्री में, पूरा बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। इसको रिजर्व बैंक कहा जाता है क्योंकि सारे बैंक्स का कमर्शियल जो रिजर्व होता है उसके पास में होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 लगाया, इसको बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 1949 में चेंज किया गया और बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1965 से आरबीआई को सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी के तौर पे बहुत ज्यादा पावर्स दी गई।
जो गवर्नर होता है आरबीआई का, उसको अपॉइंट किया जाता है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, यानी कि FSRASC के जो चेयरमैन होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये लोग प्रपोजल करते हैं, तब जाके आरबीआई के गवर्नर बनते हैं, जो अभी शायद शक्तिकांत दास है। ठीक है। अब हम फंक्शंस की बात करेंगे आरबीआई की, तो इसको बैंक ऑफ इशू कहा जाता है। पैसे इशू करने का एक्सक्लूसिव जो काम है वो आरबीआई का है, कोई दूसरा बैंक नहीं कर सकता। 1 रुपए के नोट के अलावा और कॉइन्स के अलावा जो है आरबीआई बाकी सारे नोट करता है। 1 रुपए के नोट और जो कॉइन्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और के द्वारा वो इशू होते हैं, लेकिन सर्कुलेट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। इसके साथ साथ इन्हें कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी कहा जाता है। जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन करेंसी होती है इंडिया में, जो इंडिया में फ्लो करती है, वो ये मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज रेट की वो भी क्या बोलते हैं, स्टेबल इसी वजह से रहता है। फिर बैंकर एंड डेप्ट मैनेजर टू गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए बैंकर का काम करते हैं, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम। आरबीआई जो है वो बैंकर नहीं है सिक्किम और जम्मू कश्मीर का, लेकिन उनका जो पब्लिक डेप्ट है वो काफी हद तक ये मैनेज करते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो पैसा होता है वो रखते हैं, गवर्नमेंट को पैसा देना भी इनका काम होता है, कई लोग घर में लेते हैं। जो भी लैंडिंग और बोरोइंग ऑपरेशन होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर उनको रखने के बाद ये पैसा देते हैं। और बैंकर टू बैंक मतलब ये सारे बैंकों का बैंक है। ठीक है, ये रिजर्व सारे बैंकों का जो कैश रिजर्व रेशियो वगैरह वो इनके पास ही रहता है। अब CRR होता क्या है, कैश रिजर्व रेशियो? तो CRR होता है एक सर्टेन परसेंटेज होती है जो आरबीआई ने फिक्स कर रखी होती है ऑफ नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया नीड टू कैप्ट विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली। एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ कैश होता है, वो किसी बैंक को आरबीआई के पास में रखना पड़ता है। CRR एम टू हैव कंट्रोल ओवर बैंक्स क्रेडिट, इसके द्वारा जो बैंक का क्रेडिट होता है वो आरबीआई कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम आता है आपका स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। तो शेड्यूल्ड जो बैंक्स होते हैं उनको सर्टेन परसेंटेज का जो पैसा होता है जो आरबीआई ने फिक्स कर रखा होता है ऑफ देयर नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स कैप्ड विद इटसेल्फ, ये इनको खुद के साथ रखना होता है। कुछ अमाउंट इनको आरबीआई के पास रखना होता है, कुछ अमाउंट इनको अपने पास रखा होता है लिक्विड एसेट यानी कि कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पे इनको अपने पास रखना होता है। तीसरा आता है बैंक रेट। तो ये वो रेट होती है जिसपे आरबीआई प्रोवाइड करता है उनके क्लाइंट को लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो उससे पैदा पैसा लेते हैं, वो किस बैंक रेट पे उनको दिया जा रहा है। इसमें जीओआई भी आए, स्टेट गवर्नमेंट भी हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। फिर हम आते हैं रेपो रेट पे। तो इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई विच provides short-term liquidity to banks by mortgaging their dated government securities and treasury bills. Rate of repurchase कहा जाता है। जो भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से कितना पैसा लेते हैं, ये वो रेट होती है। और रिवर्स रेपो रेट वो होती है एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक बाय मॉर्गेजिंग इट्स रेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। अगर आरबीआई किसी से भाई उधार लेता है पैसा, अपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, वो देने उधार मॉर्गेज करने के बाद में, तो उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ये भी आप कई बार करंट अफेयर्स में सुनते रहेंगे क्योंकि ये हर क्वार्टर में रिवाइज होते रहते हैं। फिर सीडीआर, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। करेंसी डिपॉजिट रेशियो सीडीआर वो रेशियो रहता है ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट, कितना उनके पास रहता है और कितना बैंक में जमा कर रखा है, उसको करेंसी डिपॉजिट रेशियो कहा जाता है। ये बताता है कि लोग कैश कितना रखना चाहते हैं, लिक्विडिटी कितनी रखना चाहते हैं, कैश या फिर बाकी चीजें। ये पूरा बिहेवियर पैटर्न होता है जो बहुत सारे पैरामीटर से डिपेंड करता है। सीजनल पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब अगर त्योहारों का सीजन आता है तो लोग क्या करते हैं, पैसे निकालना स्टार्ट कर देते हैं अपने एक्स्ट्रा खर्चों को पूरा करने के लिए, तो उस टाइम पे जो सीडीआर है वो बढ़ जाता है। और फिर आता है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। तो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो यानी कि आरडीआर, ये प्रोपोर्शन रहता है टोटल डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स कीप्स एट रिजर्व। कमर्शियल बैंक्स कितना रिजर्व में रखते हैं अपना, देखो आरबीआई दो चीजें मेंटेन करके रखता है, वॉल्ट कैश इन बैंक्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई।
तो बैंक्स को भी कुछ हिस्सा अपने पैसे का अपने पास रखना पड़ता है। जो लोग उनके पास डिपॉजिट करते हैं उसको रिजर्व मनी के तौर पे जमा कराते हैं। वही पैसा वो कई कई लोगों को लोन पे दे देते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। और कुछ बैंक्स ये जो रिजर्व को रखते हैं, ये जो उनके अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको कैश चाहिए होता है, ये वापस देने के लिए भी अपने पास रखते हैं। कई बार अफवाहें फैल जाती हैं कि भाई बैंक में पैसा खत्म हो गया, लोग एकदम से लाइन लगाना स्टार्ट कर देते हैं और बैंक उनको पैसा नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि बैंक के पास में एक स्पेसिफिक रिजर्व डिपॉजिट ही रहता है कि भाई इतना पैसा ही मेरे पास में। ठीक है, मान लो उन्होंने 5 करोड़ का पैसा रख रखा है, भले ही लोगों ने उनके पास में 500 करोड़ रुपए जमा कर रखा, लेकिन एक साथ पूरे 500 करोड़ वो अपने पास नहीं रखते हैं। कुछ स्पेसिफिक अमाउंट होता है, वो होता है 500 करोड़ में से उन्होंने बहुत अलग अलग जगह किसी को लोन पे दे रखा है, किसी को कुछ कर रखा है, ये सब करते हैं। अब मान लो ये पूरे 500 करोड़ को जिन्होंने जमा कर रखे हैं वो सारे के सारे 50 लोग इनके पास में आ जाए कि भाई निकालो हमारे रुपए, तो सबको वो पैसा देना मुश्किल हो जाएगा। तो RBI uses various policy instrument to bring forth a healthy RDR in commercial bank. The first instrument is cash reserve ratio, जिससे कितना डिपॉजिट उनके पास में रहेगा, कितना RBI के पास में रहेगा, ये सब डिटरमाइन होता है। और फिर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर करता है बेनिफिट दैट अ पर्सन कुड हैव रिसीव्ड बट गेव अप टू टेक अनदर कोर्स ऑफ एक्शन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं। एक तरफ आपसे बोला जा रहा है कि भाई अगर आप ये जॉब ज्वाइन करोगे तो आपको जो है 15 LPA मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ अभी बंदा क्या है कि 10 LPA में है, लेकिन इस जॉब में सेटिस्फेक्शन बहुत है, इसमें लेकिन स्ट्रेस बहुत है। तो 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है। इस 5 लाख को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हैं कि मतलब ये इस इंसान को मिल सकता था, लेकिन उसने गिव अप कर दिया क्योंकि उसने एक दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन चूज कर लिया। इसको इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहा जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब रिटर्न ऑफ मोस्ट लिक्विडेटिव ऑप्शन, मतलब 5 लाख प्लस मिल रहे थे, रिटर्न ऑफ चूजन ऑप्शन, तो मतलब ये 15 लाख था, ये 10 लाख था, तो टोटल आपका निकल के आया 5 लाख। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो फॉर फ्री गुड्स, जैसे कि हवा, और कॉमन गुड जैसे कि जमीन वगैरह होती है, और ये सब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैटेगरी में आ जाती हैं। पब्लिक गुड्स जैसे कि स्ट्रीट लाइट और डिफेंस, इनमें अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर हम देखते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है वो रोड साइड खंबे लगा रही है, उसकी जगह अगर वो ज्यादा मिलिट्री पे खर्चा करे तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली चीज आ जाती है। ठीक है, और फिर अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, यानी कि PSUs की। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट, टेरिटोरियल गवर्नमेंट वगैरह। इन सब के पास क्या होता है कि कंपनी के इक्विटी मतलब 51% से ज्यादा का स्टेक इनके पास में रहता है। जनवरी 2022 के हिसाब से 181 शेड्यूल्ड सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं इंडिया में, और PSUs को उनके नॉन फाइनेंशियल गोल्स के तौर पे क्लासिफाइड किया जाता है। रजिस्टर्ड हैं सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो पहले सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। तो सबसे पहले टाइप्स की बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं, ये किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के द्वारा मैनेज होती है, जैसे कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस वगैरह। दूसरे होते हैं नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ये इनको NDCUs कहा जाता है, जिसमें गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं या सब्सिडरीज होती हैं गवर्नमेंट कंपनीज की, और या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती हैं जो स्पेशल इनेक्टमेंट पार्लियामेंट की लागू करके बनाई गई होती हैं, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की, जैसे कि ONGC हो गया आपका, ठीक है, SPSL, IOCL वगैरह। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जिनको ओन और मैनेज गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है टू इंश्योर फाइनेंशियल सर्विसेज रीच द लास्ट मैन, मतलब हर एक इंसान तक इनकी पहुंच हो, जैसे कि SBI, UTI और LIC वगैरह। तो कैटेगरीज में देखा जाए PSUs की टाइप्स हमने देख लिए, तो सबसे पहली कैटेगरी आती है महारत्न की। ये भी आपसे पूछे जाते हैं कैटेगरीज के लिए। तो गवर्नमेंट ने हायर महारत्न कैटेगरी 2010 में स्टेब्लिश की। आपका भेल हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, ये महारत्न PSUs की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, इसको PSUs भी कहा जाता है। तो महारत्न स्टेटस जो है उन कंपनीज को दिया जाता है जिनके पास ऑलरेडी नवरत्न का स्टेटस होता है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है, जितना भी सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, उसके तहत ये इंडियन एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। इनका एनुअल टर्नओवर जो है 25,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए,
पिछले 3 सालों का। एवरेज एनुअल नेट वर्थ इनकी जो है 15,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए पिछले 3 सालों में। एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट जो है टैक्स के बाद 5,000 करोड़ होना चाहिए पिछले 3 सालों में। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस और इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी होने चाहिए। ये आपसे सारी की सारी चीजें पूछी जाती है। फिर आता है नवरत्न। नवरत्न में भाई आपका कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब आपके नवरत्न पीएससीज के एग्जांपल्स हैं। इनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में अगर मैं बताऊं तो ये मिनीरत्न कैटेगरी फर्स्ट में आना चाहिए, शेड्यूल ए सीपीएस में आना चाहिए, एक्सीलेंट और वेरी गुड रेटिंग इनकी होनी चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पिछले 3 और 5 साल की। इसके साथ साथ कुछ फाइनेंशियल टर्म्स भी एसोसिएटेड है। और फिर मिनी रत्न आते हैं। मिनी रत्न वो सीपीएसईज होती हैं जिन्होंने कंटिन्यूस प्रॉफिट पिछले 3 साल के दौरान बनाया हो, पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए इनकी, और एलिजिबल क्राइटेरिया कुछ होने चाहिए जिनको मिनी रत्न स्टेटस देने के लिए मिले हुए हैं। एट प्रेजेंट 74 मिनी रत्न है। इनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, 1 और 2। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो लीगल एंटिटीज हैं जो पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स मेंबर्स के बीच में हुए हैं, उसकी वजह से बनी है। कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज बनी है। इनका जो एग्जिस्टेंस है वो इनकी मेंबर कंट्रीज के जो कानून है उनके अंडर में आता है। एंड दे आर नॉट ट्रीटेड एज रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन यूनिट्स ऑफ कंट्रीज इन विच दे आर लोकेटेड। किसी कंट्री में अगर इनका हेडक्वार्टर है तो ये उसके रेसिडेंट नहीं माने जाते। ठीक है। तो ये अलग अलग मेंबर कंट्रीज होती हैं, उनके बीच में कोalitions वगैरह मेंटेन करती हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना इनका काम होता है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम का। ब्रेटन वुड्स सिस्टम पहला सिस्टम है जिसने एक्सचेंज रेट को कंट्रीज के बीच में कंट्रोल करने की कोशिश की। ठीक है, कि मतलब हर कंट्री को एक मॉनेटरी पॉलिसी है वो बनानी पड़ेगी, अपनी कंट्री का एक्सचेंज रेट मेंटेन करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड प्लस और -1%। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत दोनों का फाउंडेशन 1945 में हुआ था, और ये इंटरनेशनल कैपिटल फाइनेंसिंग और ट्रेड एक्टिविटीज तब से करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक को देखते हैं। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो पैसा देता है और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट्स को। ठीक है, लो और मिडिल इनकम नेशंस होते हैं, उनके कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा देने के लिए, उनको पैसा वर्ल्ड बैंक देता है। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। World Bank Group is a global partnership of 189 countries and 5 constituent organizations committed to elevating poverty and promoting prosperity. तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, और दो वर्ल्ड बैंक के ग्रुप हैं। ये 5 इंटरनेशनल एंटिटीज, इन सबको वर्ल्ड बैंक के तौर पे जाना जाता है। दूसरा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF ऑर्गेनाइजेशन है आपकी 190 कंट्रीज की, जो ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए, हाई एम्प्लॉयमेंट के लिए और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और भैया गरीबी हटाने के लिए डेडिकेटेड है। दिसंबर 27 1945 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। 29 मेंबर कंट्रीज जो हैं वो इसकी ट्रीटी के अंडर में है। मार्च 1 1947 में इन्होंने अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस चालू किए थे। तो ब्रेटन वुड्स के बाद में दूसरा आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, 1966 में एस्टेब्लिश्ड है। 67 एशियन और पैसिफिक इसके कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। जापान का 15.677% ओनरशिप है इसमें। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना और फिर इंडिया का है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करता है क्लाइमेट चेंज और नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। और फिर उसके बाद आता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो AIIB मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसका एम है टू इम्प्रूव एशिया सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। द AIIB आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट, अ ग्लोबल ट्रीटी दैट टुक इफेक्ट ऑन December 15 2015 रेगुलेट्स इट। इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, बैंक की मेंबरशिप तकरीबन 57 फाउंडिंग मेंबर्स के साथ में है, और जनवरी 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। ये बीजिंग चाइना में बेस्ड है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के तौर पर भी जाना जाता था। ब्रिक्स कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने इसको स्टैब्लिश किया था। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स कंट्रीज ने फाउंड किया। फोर्टिलाइजा ब्राजील में 6th ब्रिक्स समिट 2014 में। It was created to promote infrastructure and sustainable development efforts in BRICS and develop
हेल्पिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज विद अ फोकस ऑन इनोवेशन एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज टू बूस्ट ग्रोथ। सिंपल चीज है, संघई चाइना इसका हेडक्वार्टर है। फिर WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सोल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स के साथ में डील करती है। इसका काम है सीमलेस ग्लोबल ट्रेड करवाना, कंसर्न्स जो कंट्रीज के बीच में होते हैं, जो भी झगड़े होते हैं जिसका ग्लोबल ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ता है, उस कंसर्न्स को रिजॉल्व करना। WTO के 164 मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन भी, और 23 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं लाइक ईरान, इराक, भूटान, लीबिया वगैरह। WTO का जो ग्लोबल सिस्टम है ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन के अंडर में आता है, डिक्रीजेस ट्रेड ऑब्स्टिकल्स थ्रू निगोशिएशन। द कॉन्सिक्वेंस इज लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, इंपोर्ट कॉस्ट कम है, लोअर प्राइसेस फॉर फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, मोर चॉइस, एंड इवेंचुअली अ लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग। और यहाँ पर आपकी जो है वो इकोनॉमिक्स खत्म हो चुकी है। इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपका जो CDS का और जो NDA का सिलेबस है GK का, वो दोनों का आपका भी खत्म हो चुका है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपको इतना ही करना था, इससे ज्यादा जैसे मैंने बताया हम जो भी करेंगे वो करंट अफेयर्स के साथ में करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक मेजर पार्ट है वो करंट अफेयर्स के थ्रू पूछा जाता है, जो मैं आपको ऑलरेडी मंथली कैटेगरी की जो करंट अफेयर्स है उसमें इकोनॉमिक्स सेक्शन में करवाता आ रहा हूँ। प्लस जो बेसिक कंसेप्ट थे मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब ऐसी कोई चीजें आती हैं तो आप उनके साथ में डील कर सकते हैं। ठीक है।